अरे हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? बहुत सारे लोग और कुछ कुछ लोग उत्सुक हो रहे हैं कि क्लास जल्दी शुरू हो जाए। तो दोस्तों प्रणाम, नमस्कार। फिर एक बार स्वागत है आपका आज के इस सेशन में, जहाँ पे आज हम सीखेंगे एनएलपी का एप्लीकेशन वाइवास के केस में, कि वाइवा में एनएलपी कैसा होना चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज आ रही है। आवाज आ रही है तो मुझे एक थम्स अप दे दो। ओके, जितने जितने लोग जुड़े हुए हैं भाई, आवाज आ रही है तो थम्स अप दे दो, बता दो आप जुड़े हैं। एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गो अहेड। आज वाइवा में एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी सीखने के लिए ओके, तो वाइवा और प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस, ये आपके एकेडमिक करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। इनफैक्ट वाइवास, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ये पढ़ाई का सबसे एप्लीकेबल हिस्सा होता है, सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा होता है। क्योंकि आप देखेंगे, थियोरी तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन थियोरी का सब कुछ हमें नौकरियों में नहीं काम आता, लेकिन वाइवा काम आता है। क्योंकि वाइवा में आपने जो भी पढ़ा है, आपको जो भी समझ में आया है, वो सब आपको समझाना होता है किसी और को। किसी और के जबरदस्त सवालों का, कड़े सवालों का जवाब देना होता है। बताना होता है कि आप एक डेडिकेटेड लर्नर रहे हैं पूरे साल भर। ठीक इसी तरीके से नौकरी में भी कई बार ऐसा होता है, जहाँ आपको इंटरव्यूज देनी होती है, आपको नई कंपनी के एचआर और टेक्निकल राउंड वालों को बताना होता है कि आपने जो भी सीखा है वो सब कुछ आपको अप्लाई करना आता है, आप सच में एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है। तो कहीं पे वाइवाज आपको भविष्य के इंटरव्यूज के लिए तैयार करता है। ओके, प्रेजेंटेशंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी होते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, बहुत सारे लेवल्स पे। जैसे एमबीए में तो बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशंस करने होते हैं, इंटरेस्टिंग, विजुअली अपीलिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए प्रेजेंटेशंस में। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नौकरी में भी हमें कई बार अपने आइडियाज, अपने डेटा, अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करना पड़ता है, अपने आइडियाज को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करके किसी सामान या किसी सर्विस को बेचना होता है। तो प्रेजेंटेशन के थ्रू पे बहुत सारा काम डिपेंडेंट होता है। कितने सारे लोग स्पीकर्स बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, ट्रेनर्स बनते हैं, उनके लिए प्रेजेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और फिर आता है प्रोजेक्ट। ओके, तो प्रोजेक्ट भी एक बहुत ज़रूरी लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब आप किसी बड़े लेवल पे काम करते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि आपको किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप दिखाना रहता है। लेट्स सपोज आप एक बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं अपने कंपनी के लिए, जहाँ पे आप एक नए मार्केट में जाएंगे और वहां पे जाके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। लेट्स से एक नया परफ्यूम है, जिसे एक हमारे देश के सेकेंड टायर सिटी में इंट्रोड्यूस करना है, और इस तरीके का परफ्यूम मोस्टली लोग नहीं लगाते। तो अब आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को सफलता पूर्वक लॉन्च करेंगे और इसका रिजल्ट भी आएगा। सो कहीं पे आपको एक पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। पूरे बिजनेस को आगे बढ़ाने से पहले छोटा प्रोजेक्ट करना पड़ता है, पायलट प्रोजेक्ट, पायलट सैंपल के साथ काम करना पड़ता है। तो आप उस शहर के बड़े मॉल में गए, आपने महिलाओं को सैंपल्स दिए और उनको कहा कि अगर आप हमको कॉल बैक करेंगी तो हम आपको यही वाला परफ्यूम भारी डिस्काउंट पे देंगे। फिर आप देखते हैं कि कितनी महिलाएं कॉल बैक करती हैं परफ्यूम को यूज करने के बाद, उन्हें कितना अच्छा लगता है। इस तरीके से आपने पायलट करके डेटा कलेक्ट किया है। इस चीज की एक्सपीरियंस भी हमें कॉलेज और स्कूल्स में किए गए प्रोजेक्ट्स ही काम में आते हैं। ये प्रोजेक्ट में हम जिस तरीके से एक प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, एक प्रोटोटाइप को तैयार करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, और फिर असली काम, लेकिन असली काम का एक छोटा सैंपल, मतलब छोटे साइज का काम करके टीचर को प्रेजेंट करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं, इंटरनेशनल बोर्ड्स, जहाँ पे सारी पढ़ाई
इन्हीं तरीके के एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस और वाइवा, क्वेश्चन आंसर्स, डिबेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। रोट मेमोराइजेशन लर्निंग, बड़े बड़े आंसर लिखना, एमसीक्यू, ये सब नौटंकी फालतूगिरी है ही नहीं। ओके, तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स में वाइवा में अव्वल नंबर लाएं। ठीक है, आप रेडी हैं? तो चलिए चैट बॉक्स में रेडी लिखो, मुझे आपका रेडी दिखना है, या फिर आर ही लिख दो, मुझे समझ आएगा आप रेडी हो। ओके, आज का लेक्चर हम बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे, एक सिंपल सा टॉपिक है, इसे जल्दी घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही हम कंप्लीट कर देंगे, तो पूरा अटेंशन आप बना के रखिए। अब देखिए, प्रोजेक्ट्स, वाइवा, प्रेजेंटेशंस में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके टीचर। ओके, आपके टीचर इस पूरे चीज में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्रोजेक्ट भी नहीं है, क्योंकि वो टीचर आपको मार्क्स देंगे, वही टीचर आपको सवाल पूछेंगे, वही टीचर आपके नॉलेज को जज करेंगे। बहुत सारे मार्क्स डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। अगर टीचर आपको पसंद करते हैं तो किसी भी तरीके से वो आपको अच्छे मार्क्स ही देंगे। लेकिन अगर वो आपको पसंद नहीं करते, उन्होंने आपको कभी आपकी शक्ल ही नहीं देखी है, तो फिर वो आपको किस कुछ भी कर लीजिए, वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। इसके ऊपर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आता है कि एक बार ऐसा होता है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र था जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, और उसे लगता था कि यार मुझे इतने लेक्चर्स अटेंड करने की जरूरत ही क्या है, और वैसे भी मेरे फादर यहाँ के अच्छे डोनर रहे हैं इन द पास्ट, मेरी फैमिली के इतने लोग इस कॉलेज में पढ़ चुके हैं, मुझे क्या जरूरत है, और ऊपर से मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे टीचर से सब कुछ से ज्यादा सब कुछ आता है। वो पूरे साल क्लास में जाते ही नहीं है। फिर जब प्रेजेंटेशन का वक्त आता है और अपना फाइनल वाइवा का वक्त आता है, तो वो अपना प्रेजेंटेशन करते हैं बहुत अच्छे से, सवालों के जवाब देने के लिए भी एकदम रेडी है, और टीचर उनको कहती है हाँ बाकी सब ठीक है, मेरा बस एक ही सवाल है, आप उसका जरा जवाब दीजिए। बोले यस यस मैडम, मैं रेडी हूँ, कोई भी सवाल आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। टीचर फिर कहती है मेरा नाम क्या है, आप बता सकते हैं? और उसी वक्त उसकी सिट्टी मिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि पूरे साल वो क्लास में गया ही नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि इस टीचर का नाम ही क्या है। तो बात ये जोक या ये कहानी ये दर्शाती है कि टीचर वाइवा के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको जितना रिसर्च अपने टॉपिक पे करना है, ऑफ कोर्स टॉपिक की अच्छी पढ़ाई तो करनी ही है, दैट गोज विदाउट सेइंग, मतलब वो तो करना ही है, लेकिन वो जितना करना है उतना ही आपको इम्पोर्टेंस देना है अपने टीचर के R&D के ऊपर। अपने आप को पूछिए कि टीचर क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। जब वो प्रोजेक्ट देखेंगे तो उनको कौन सी चीज इम्प्रेस करेगी, वो जब वो प्रोजेक्ट देखेंगे तो उनको कौन सी चीज पसंद नहीं आएगी, क्या ये हैंडराइटिंग है या कम पिक्चर्स है या प्रिंट है, ये पर्टिकुलर प्रिंट उन्हें पसंद नहीं है। सारे साल आपको इन सवालों का जवाब ढूंढ के निकालना है। वो कौन सी चीज है जो टीचर ने बार बार लगातार हर साल देखा है, क्योंकि अगर आप कॉलेज के टीचर्स की हालत देखेंगे ना, वो सेम टाइप के प्रोजेक्ट्स साल दर साल देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, देख रहे, कोई इनोवेशन नहीं है। कभी कभार ऐसा हो सकता है नया इनोवेशन उनके पल्ले ही नहीं पड़े, लेकिन आपका काम है कि जिंदगी के लिए आप प्रिपेयर करो, और जिंदगी के लिए प्रिपेयर करना है तो अच्छा काम करो जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा। तो टीचर के सामने कुछ इनोवेटिव प्रेजेंट करो जो दूसरों ने नहीं किया है, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ नया। चाहे आप उसके फॉन्ट में ही कुछ नया करो, उसके प्रेजेंटेशन में कुछ नया करो, पेपर क्वालिटी में कुछ नया करो, एग्जाम्पल्स में नया करो, कोटेशंस में नया करो, रिसर्च पेपर्स या रिसर्च जो आपने ढूंढ के निकाला है, जो आप साइट करने वाले हैं रिसर्च, उसमें कुछ अलग से कीजिए। किसी किताब के बारे में लिखिए, किसी महान पुरुष ने क्या कहा है इस संदर्भ में, उसके बारे में लिखिए। ओके, और ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि टीचर क्या प्रेडिक्ट करने वाले हैं।
ओके, टीचर को क्या लगता है कि उनको क्या दिखाई देगा, टीचर क्लास के सारे स्टूडेंट्स से कैसी अपेक्षा रखते हैं और आपसे कैसी अपेक्षा रखते हैं। ओके, टीचर के एक्सपेक्टेशंस क्या है, यानी कि टीचर के ना दो तरीके के एक्सपेक्टेशंस है, या तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी। पॉजिटिव यानी कि टीचर आशा कर रहे हैं कि आप पढ़ाई करो या आप क्लास में ध्यान दो। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार टीचर एक्सपेक्ट ही करते हैं कि आप कोई खास काम नहीं करोगे, तो उनके उस नेगेटिव एक्सपेक्टेशन को हमको तोड़ना है। टीचर एक्सपेक्ट करती है कि आपको ज्यादा अक्ल नहीं है, तो आप क्या ही कर लोगे, ओके, आप कितनी किताबें पढ़ लोगे, आपको ज्यादा अक्ल नहीं है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन नेगेटिव वाली हमको तोड़नी है और पॉजिटिव वाली एक्सपेक्टेशन बनाए रखना है। सो आप इस सेशन से आप याद रखेंगे कि जब भी आप सेशन या नए कोर्स को शुरू कर रहे हैं, नए क्लास को शुरू, नए साल को शुरू कर रहे हैं, तब आप शुरुआत से ही इन सारे टेक्निक्स को लगाने के लिए तटस्थ हो जाइए, मतलब रेडी हो जाइए कि हम याद रखेंगे कि हमारा टीचर हमको बड़े नंबर देने वाला है, पूरे नंबर में से। यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है तो कई बार 25, कभी 50% नंबर भी टीचर के पास होते हैं। 50% एक बहुत बड़ी बात है। ओके, अगर 50% आपका टीचर कंट्रोल करता है, आपको बहुत ध्यान देना चाहिए और उस इन मार्क्स को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं यार ये तो घर की खेती है, मतलब यूनिवर्सिटी का खुद का मार्क्स है, कॉलेज खुद देने वाले हैं, अपने स्टूडेंट्स को कम थोड़ी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे उनको भी वेरिएशंस लाने पड़ते हैं नंबर में, सबको बहुत अच्छा नहीं दे सकते। तो उनको भी 5% स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा देना पड़ता है और कुछ हाई परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को एवरेज से बेहतर मार्क्स देते हैं। इंटरनल होगा तो एवरेज से, अपने स्टूडेंट्स को सब लोग अच्छा ही देते हैं, लेकिन एवरेज से थोड़ा बेहतर देते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स वो लोग रखेंगे जिनको वो एवरेज से थोड़ा कम मार्क्स देंगे कि ये तो एकदम शैतान बच्चे, इनको मार्क्स नहीं देना है। तो इसलिए आपको अपने टीचर की पूरी रेकी करके बैठना है। ऑलराइट। अगली बात है कि याद रखिए कि आपके टीचर, जो आपके एग्जामिनर है, टीचर है, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, यानी कि उस विशेष उस विषय के विशेषज्ञ है। ओके, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। अब ये एक और चीज मैंने नोटिस की है जो अडोलेसेंट्स करते हैं। टीनेज में आने के बाद ना टीनेजर्स को लगता है कि वही एकदम स्मार्ट है, उन्हीं ने दुनिया देखी है, वो एकदम एंटरप्राइजिंग है और इस दुनिया को बदल के रख देंगे। और उनके पेरेंट्स और टीचर्स दोनों घास खाते हैं, मतलब दोनों बेवकूफ है एकदम, कैसे तो इनको ये नौकरी मिल गई, समझ में नहीं आ रहा है। उन वो अपने टीचर्स को जज करने लगते हैं कि यार इनका तो एक्सेंट ही सही नहीं है, ये क्या सिखाएंगे, यार इनको तो नॉलेज ही सही नहीं है, ये क्या सिखाएंगे, यार इनको तो इनका तो दूसरे स्टूडेंट्स ने भी कहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, पता नहीं इतना स्ट्रिक्टनेस किस चीज का दिखाते हैं। पढ़ाते तो अच्छे से है नहीं, पढ़ते तो है नहीं ये खुद भी कुछ, तो फिर किस चीज का इतना स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अपने दिमाग में इस बात को सोच भी लोगे ना कि मेरा टीचर बेवकूफ है, तो वो बात आपके चेहरे पे आ ही जाएगी, आपके हाव भाव में आ ही जाएगी, आप उसको नहीं रोक पाओगे। और जब वो आपके हाव भाव में आ जाएगी, तब ये टीचर उसको रीड कर लेंगे, क्योंकि इंसान नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। ओके, फिर जैसे ही वो आपके चेहरे पे रीड कर लेंगे कि स्टूडेंट मुझे नीची नजरों से देख रहा है, वैसे ही वो रिटर्न में आपके प्रति अग्रेसिव हो जाएंगे। सो मैं ये किस्सा अपनी कॉलेज लाइफ से बताती हूँ कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे अमीरों के बच्चे आते थे। ओके, बहुत सारे बॉलीवुड आर्टिस्ट के बच्चे आते थे। तो वो अपने आप को बहुत स्पेशल समझते थे और बहुत हाई फाई समझते थे, भाई आईसीएससी के स्टूडेंट्स है या बहुत बड़े सीबीएसई किसी स्कूल के स्टूडेंट्स है, अपने आप को बड़ी चीज समझते थे। और उनका कई बार सामान्य टीचरों के प्रति थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता था, मतलब क्या ही कर लेगा इंसान, क्या ही जानता होगा ये।
तो हमारे कॉलेज में एक सर थे जो बहुत रूड, बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो कभी भी किसी का भी मतलब आइडेंटिटी कार्ड ले लेंगे, और फिर उसके बाद उनके साथ कड़ा व्यवहार दिखाएंगे, कम मार्क्स देंगे, डांटेंगे। ओके। और बाकी सारे स्टूडेंट्स उससे बहुत डरते थे, बहुत डरते थे। मजाल है किसी की कि वो टीचर को वो नीची नजरों से देखेगा। हर इंसान उस टीचर को देख के डर जाता था और सोचता था बाप रे, इनसे पाला नहीं पड़ना चाहिए, इनसे पंगा नहीं लेना है, ये बहुत डेंजरस, बहुत खड़ूस है। ओके। लेकिन जब मैं उन टीचर से मिली, तब ऑब्वियसली जब सब डर रहे हैं तो मैंने तो डिसाइड कर लिया, तो मुझे डरना तो है नहीं। क्योंकि जो चीज सब करते हैं वो इंस्टेंटली मुझे नहीं करना होता है। तो जैसे ही दूसरों ने दिखा एक्सप्रेस किया कि वो उनको टीचर पसंद ही नहीं है, मैंने उसका ऑपोजिट अपनाना शुरू किया। मैंने उस टीचर को आई कांटेक्ट देना शुरू किया, बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनना शुरू किया, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बनाना शुरू किया। फिर टीचर से क्लास के बाद भी डाउट्स पूछना शुरू किया, बताने के लिए कि मैं सर ध्यान दे रही थी, आप जो भी कह रहे थे उन सारी बातों को। देखते ही देखते टीचर मेरे प्रति बहुत मार्मिक हो गए, केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव। और एक दिन एक बहुत बड़ा कंपटीशन था जिसके लिए उनको स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे, और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि हाँ मयूरिका, आप जाओ, मुझे लगता है आप कर सकोगे, आप इस चीज में जरूर पार्टिसिपेट करो। उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया और बहुत दया के साथ बात की, बहुत काइंडनेस के साथ बात की। एंड आई एम सो हैप्पी। सो अपने टीचर को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको मानना ही है। आपको भले लगता हो कि इनको नहीं आता कुछ, वो गलत बात है। आप गलती से भी मत सोचना कि आपके टीचर को नहीं आता। आप गलती से भी मत सोचना कि आपने लेटेस्ट रिसर्च पढ़ा हुआ है और आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, आपने यूडेमी पे कोर्स किया है या जहाँ पे भी कॉर्सेरा में लेटेस्ट कुछ पढ़ा है तो आप ज्यादा जानते हैं। ये गलती आप नहीं करेंगे। आप हमेशा सोचेंगे कि आपके टीचर एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीजों से नाराज हो जाएंगे, कौन सी चीज से इम्प्रेस हो जाएंगे। अब ये तो बात हुई आपके टीचर की। ये भी याद रखिए कि आपको एग्जाम में कुछ एक्सटर्नल इन्विजिलेटर भी मिल सकते हैं, एक्सटर्नल इवेल्युएटर, जिनको आप कह रहे कभी नहीं मिले हैं। ओके। अब उनके बारे में, उनको अगर इम्प्रेस करना है, उनके बारे में अगर आपको सोचना है, तो आपको सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि अगर मैं इनकी जगह पे होता, एक नए कॉलेज में जहाँ पे मैं किसी को नहीं पहचानता, नया एनवायरनमेंट, नए स्टूडेंट्स, कि पहली बार स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ, लोगों की शक्लें देख रहा हूँ, और मुझे फट से जज करना है कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, कौन स्मार्ट है कौन नहीं है। ओके। और मुझे बहुत ज्यादा खड़ूस भी नहीं बनना है, और मुझे बहुत ज्यादा इजी भी नहीं बनना है। मैं क्यों ज्यादा मार्क्स दूं इन स्टूडेंट्स को, ये मेरे स्टूडेंट्स थोड़ी है। तो वो क्या सोच रहे होंगे जब वो एक नए एनवायरनमेंट में है। तो ये चीज आपको अपने आपको पूछनी है। ओके। और जब वो इस तरीके से घूम घूम के एग्जामिनर का काम करते हैं, एक्सटर्नल इवैल्यूएटर का काम करते हैं, और वाइवास लिखना पड़ता होगा, अनुभव करना पड़ता होगा, किस तरीके के स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, मिलते हैं। ओके। उनको कौन सी क्वालिटीज अच्छी लगेंगी। सो ये सारी चीजें आपको अपने आप को पूछनी है। इन सवालों के जवाब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करेंगे। ओके। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके एक्सटर्नल इन्विजिलेटर, लेट्स से वो एक डॉक्टर है। ओके। और आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो इस तरीके के डॉक्टर कैसे सवाल पूछेंगे, वर्सेस अगर आपके जो एक्सटर्नल इन्विजिलेटर है वो पीएचडी डॉक्टर है, यानी कि वो रिसर्च का काम ज्यादा करते हैं। तो इस तरीके के एक्सटर्नल जो इवैल्यूएटर है, एक्सटर्नल रिसोर्स है, एक्सटर्नल टीचर, एग्जामिनर है, तो वो किस तरीके के सवाल पूछेंगे। अगर वो रिसर्च के महारथी है तो उनको कौन सी तरीके का डेटा इम्प्रेस करेगा। तो ये सब आपको पहले से सोच लेना है। ओके। नाउ याद रखिए, इन्विजिलेटर या तो कोई ऐसा है जिसे आप पहचानते हो, या तो कोई ऐसा है जिसे आप नहीं पहचानते हो। अगर नहीं पहचानते हो तो भाई आपका जनरल व्यवहार अगर अच्छा रहा तो वो आपको काम आएगा। लेकिन अगर आप पहचानते हैं, यानी कि अगर वो आपके टीचर है या कोई ऐसे प्रोफेसर है जो जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते तो नहीं है,
लेकिन डिपार्टमेंट में है या कॉलेज में है, लेकिन आपके टीचर नहीं रहे हैं, लेकिन अभी वो आपके एग्जामिनर बने हैं या वो अभी वो आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं। सो आपको ये ध्यान देने की कोशिश करनी है कि ये इंसान विजुअल इंसान ज्यादा है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है। ओके, क्या क्या ये देखने वाले शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करता है, आई कैन सी, ओके, आई कैन परसीव, क्या ये सुनने वाले का शब्दों का इस्तेमाल करता है, इट नाउ रिंग्स अ बेल, क्या वो एहसास वाले शब्दों का इस्तेमाल करता है, आई फील कंफर्टेबल, आई एम एबल टू कॉम्प्रिहेंड, आई फील द नीड फॉर द चेंज। सो किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो हम अकॉर्डिंगली अपने प्रेजेंटेशन को उस तरीके का बनाएंगे। अगर आप उसको जानते हैं, सारे साल आपको इनफैक्ट इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए कि मेरे टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विजुअल होना, ऑडिटरी होना या काइनेस्थेटिक होना। अपने प्रोजेक्ट को वैसा ही बनाइए। टीचर अगर विजुअल है तो आपके प्रेजेंटेशन में बहुत सारे अच्छे विजुअल्स होने चाहिए, वो अच्छा दिखना चाहिए। ओके, उसमें ट्रांजिशंस अच्छे हो, इमेजेस अच्छे हो, स्टॉक ऑफ वीडियोस अच्छे से इस्तेमाल हो। अगर वो ऑडिटरी है तो अपने प्रेजेंटेशन में आप म्यूजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अलग अलग पिक्चर्स और ट्रांजिशन में आप म्यूजिक डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं, ये सामने वाले को ज्यादा स्टिमुलेट करेगा। अगर वो काइनेस्थेटिक पर्सन है, सेंसरी पर्सन है, सो उनको आपके प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा पकड़ने को भी होना चाहिए, इस तरीके का कुछ बताइए। ओके, यानी कि अगर वो काइनेस्थेटिक इंसान है, आप जो प्रेजेंटेशन सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ कोई फाइल भी उनके हाथ में दे सकते हैं, तो वो फाइल के पन्ने पलटेंगे, देखेंगे, अच्छा ये ऐसा है, ओके नाउ आई अंडरस्टैंड। ठीक है। सो अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को तो एक थम्स अप दे दो, तो मैं समझ जाऊंगी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तक अगर अच्छे से समझ में आया तो अब कुछ वर्ड्स हम देख सकते हैं जिन इनको अगर आपने नोटिस किया तो आपके टीचर विजुअल है। टीचर ऑफन बोलते हैं, काफी समय बोलते हैं कि आई सी व्हाट यू मीन, now it looks clear to me, I need to visualize it, can you show me, I get the picture। अगर इस तरीके के शब्द और सेंटेंसेस यूज करने वाला इंसान है, यानी कि वो विजुअल है, अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा विजुअल रखो। ओके, दिखाई देने वाला, फोटो वाला, इमेजेस वाला। अगर आपके टीचर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि oh, that rings a bell. I hear it loud and clear now. Okay, let's talk it over. Okay, go on, I'm listening. क्योंकि इस तरीके की बातें वो करते हैं, यानी कि बहुत ऑडिटरी पर्सन है। आपके प्रेजेंटेशन में ऑडिटरी यानी कि साउंड का इस्तेमाल, या कोई साउंड क्लिप या वीडियो क्लिप जहाँ पे किसी ने बोला हुआ है, किसी का स्पीच, ऐसा कुछ आप अपने वीडियो में रख सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन में रख सकते हैं, जिससे बातें उनको सुनाई देंगी तो वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अगर वो काइनेस्थेटिक है तो इस तरीके की बातें करेंगे कि हाँ, आई कैन फील इट इन माय गट, आई एम इन टच विद माय इमोशंस, इट डजंट सेट राइट, इट डजंट फील राइट टू मी, आई थिंक आई कैन हैंडल इट, आई एम इन, आई एम ग्राउंडेड इन रियलिटी, आई एम टोटली ग्राउंडेड इन रियलिटी। तो फिर ये सारे ऐसे सेंटेंसेस है कि जो छूने, एहसास करने के ऊपर रिलेटेड है, विजुअल नहीं है, ऑडिटरी नहीं है, एहसासों के ऊपर है, एक्सपीरियंस और फीलिंग सेंसेशंस के ऊपर है। तो आपको अपने टीचर को प्रेजेंटेशन में छू पाए तो ऐसा कुछ देना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर जो भी आप प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं, क्या आप उसका एक मॉडल बना सकते हैं जो वो देख सके, जो छू सके, समझ सके। कुछ छूने वाला आइटम उनको दीजिए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप किसी तरीके का एक, लेट्स से किसी तरीके का आपने फ्लो चार्ट बनाया है, तो क्या आप उस फ्लो चार्ट को 3D फॉर्मेट में बना सकते हैं जिसको सामने वाला छू सके। ओके, क्या आप किसी तरीके के 3D प्रिंटर को इस्तेमाल करके किसी चीज को बना के दिखा सकते हैं जिसे अगर वो छुएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनको छूने पर खुशी मिलेगी और उस चीज को ज्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। ओके, नाउ ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको पता नहीं होता कि आपका इन्विजिलेटर, आपका एग्जामिनर कौन होगा। कभी कभी जिस दिन वो आएंगे तभी हमको पता रहेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति है।
तो आप जो भी प्रेजेंटेशन करेंगे आपको इमीडिएटली जज करना पड़ेगा फटाफट कि अब मुझे इस बंदे को कैसे इम्प्रेस करना है और अपना इंस्टेंट रैपो बनाना है। तो इंस्टेंट रैपो बनाने के लिए आप देखिए आपको जनरल इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। ये इंसान कौन से जेंडर का है, क्या उम्र है, इसका वर्क एक्सपीरियंस कितना होगा, इसका रेपुटेशन कैसा रहा है। ओके, अब तो आप किसी का भी नाम आपको मिल जाएगा तो आप इमीडिएटली लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो। आपको जैसे ही पता लगेगा हाँ भाई ये फलाना सर आने वाले हैं या ये सपोजिड मैडम आने वाली है, तो आप अपनी बारी के पहले ही उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लिंक्डइन पे, उनके रिसर्च पेपर्स के बारे में जो भी लिखा हुआ है आप सब जान लीजिए, उनके प्रेफरेंसेस, उनका एक्सपीरियंस, उनके प्राइजेस, ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से फटाफट देख लो। क्या होता है, लोग पढ़ाई करते नहीं है पूरे साल और फिर एग्जाम के थोड़ी देर पहले करके पढ़ते रहते हैं। इनफैक्ट आपने अगर पहले से पढ़ाई करी होगी तो फिर आपको एग्जाम की थोड़ी देर पहले ऐसे जबरदस्ती छोटे टाइम में बहुत कुछ पढ़ लेने का प्रेशर नहीं होगा। तो वो फ्री टाइम जो है आपके पास, तब आप अपने इन्विजिलेटर की R&D कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको अभी अभी पता चला है। एक्सटर्नल इंसान है, कौन है आपको मालूम नहीं, तो ढूंढ लो ऑनलाइन। ओके, फटाफट अगर आपको रैपो बनाना है तो याद रखिए अच्छे से जाके मिलिए। ओके, वार्मली ग्रीट कीजिए। आप छोटे हैं वो बड़े हैं, क्योंकि वो टीचर है आप स्टूडेंट है, भले ऐसा हो सकता है कि उनकी उम्र ऐसे न हो कि आपसे कम है। ओके, मैं एक टाइम पे MBA कॉलेज में पढ़ाती थी एंड वहां पे मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी उम्र मुझसे ज्यादा थी, वो मेरे से बड़े स्टूडेंट्स थे। सो दैट वाज द ओनली टाइम इट हैपेंड। लेकिन फिर भी मुझे याद है कि टीचर्स डे पे मुझसे उम्र में बड़े स्टूडेंट्स आके गुरु पूर्णिमा में और टीचर्स डे पे आके मेरे पैर छूते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सोचिए कि हमारे देश में टीचर्स की कितनी वैल्यू है। अच्छा, तो आपको वार्मथ के साथ जाना है, डेढ़ शाना बन के, बहुत हीरो बन के, ओके बहुत मुझे मालूम है, ऐसा नहीं जाना है। आपको वार्मथ और फ्रेंडलीनेस की तरफ के साथ जाना है कि आज मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे जो आता है सो आता है, जो आप पूछेंगे मैं अपना बेस्ट अटेम्प्ट दूंगा। मैं अप, जो मेरे से बन पड़ता है मैं सब कुछ अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। तो एक पॉजिटिविटी के साथ जाइए और आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए। आई कांटेक्ट मेंटेन मतलब ऐसे नहीं कि उनके आंखों में घूर घूर के देखना है। देखो, जनरली उनके तरफ देखो, उनकी आंखों में देखो, उनके नाक को देखो, स्माइल करो, उनके तरफ आंखें दृष्टि बनाए रखो। तो ये आपको काम आएगा। वो खुश होंगे कि आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग कीजिए, जब वो बात कर रहे हैं आप बात नहीं करेंगे। जब उन्होंने सवाल पूरा कर लिया है उसके बाद ही आप जवाब देंगे। आप देखिए जितने भी मॉक इंटरव्यूज के वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पे हार्डली एवर स्टूडेंट अपने जो उनका वाइवा लेते हैं, ओके, इंटरव्यू वाले टीचर के साथ, फाइनल इंटरव्यू वाले टीचर के साथ तर्क कभी नहीं करते। और उनकी जब टीचर बात कर रहे हैं तो वो बात नहीं करते, टीचर को पूरा बोल देने का मौका देते हैं। ओके, तो एक्टिव लिसनिंग करनी है, सामने वाले की बात को कंप्लीट करने का मौका देना है, टीचर पूरी तरह से बोल सके। ओके, अगर आपसे पॉसिबल हुआ, ओके, सो आप उनका नाम ले सकते हैं। आप नाम लेंगे मतलब उनका फर्स्ट नेम नहीं यूज करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे देश में हम बहुत इज्जत देते हैं, तो आप उनका सरनेम यूज कर सकते हैं। ओके, शर्मा है सो प्रोफेसर शर्मा सर। what I would like to add to it is that I have seen some research that gives contraindicatory data. So इस तरीके से आप अपने कॉन्वर्सेशन में सामने वाले का नाम थोड़ा सा डाल देंगे, लेकिन बाद में सर मैडम जरूर कहेंगे। ओके, मिस्टर, मिस, प्रोफेसर, डॉक्टर, फिर उनका जो सरनेम है और फिर उसके बाद सर मैडम। ये कहने पर ना सामने वाले को अपना नाम सुन के खुशी भी होगी, लेकिन क्योंकि आपने सर मैडम बोला है तो इसलिए उनको ये भी नहीं लगेगा कि आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑल गुड, मैं आशा करती हूँ आप जुड़े हुए हैं। चलिए, अगली चीज है
फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। अब जैसे मैंने कहा, आपके और एक्सटर्नल के बीच में ये पहली बार अगर मुलाकात हो रही है, इससे पहले आप कभी मिले नहीं हैं और पहली बार मिल रहे हैं, कोशिश कीजिए ढूंढने की कि आपके सब्जेक्ट और उनके बीच में कौन सी चीज कॉमन है। जब आप वो लिंक्डइन सर्च करेंगे या ऑनलाइन यू नो रिसर्चेस उनके ढूंढेंगे, research.com या ऐसा कुछ किसी साइट के ऊपर, आप उनके रिसर्चेस को ढूंढेंगे ऑनलाइन, फिर पता करेंगे कि आपके सब्जेक्ट और उनके सब्जेक्ट में कॉमन क्या है, उनका मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उस चीज को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, उस पर ज्यादा बात करने की कोशिश कीजिए। जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है उसके ऊपर भी ज्यादा बात करने की कोशिश कीजिए। ओके। कई बार हम सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जो मुझे मेरे एग्जामिनर को पता ही नहीं है, और फिर वो एग्जामिनर घबरा जाएगा और फिर वो मुझे अच्छे मार्क्स देगा कि अरे उसको तो आता ही नहीं है और मुझे आता है और मैं कितना स्मार्ट हूँ, तो मुझे अपनी स्मार्टनेस दिखानी चाहिए। गलत। फिर एक बार कह रही हूँ, आपको अपने एग्जामिनर को ये महसूस कराना है कि एग्जामिनर स्मार्ट है, आप सीख रहे हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज को मिरर कीजिए। ठीक है। मिरर का मतलब हमने पहले भी लेक्चर्स में देखा है कि वो जैसे बैठे हैं आप उसको वैसे बैठने की कोशिश कीजिए, वो जैसे सांस ले रहे हैं। ओके। आप अगर हो सके तो उनके सांस के गति के साथ अपने सांस की गति मैच करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, मैं इस चीज को और थोड़े अच्छे से समझाती हूँ। अगर आप पहली बार किसी के साथ अपनी गति मैच करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। इसलिए आपका पहली बार वाला अटेम्प्ट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होना चाहिए। ओके। ये जो ब्रीदिंग का मिररिंग है, सांस को हम मिररिंग करते हैं और मैच करने की कोशिश करें, मिररिंग एंड मैचिंग जब हम करते हैं तो उसमें प्रैक्टिस लगती है बहुत सारी, और आपको कॉन्शियसली ध्यान देना होता है। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब जब वाइवा में आप एक्सटर्नल के सामने बैठे हैं और एक्सटर्नल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो और उनके ब्रीदिंग को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है कि अब मैं कैसे ब्रीदिंग मैच करूं। हाँ वो ब्रीथ कर रहे हैं, हाँ अब नहीं कर रहे हैं, हाँ अब कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। वो मिररिंग इजी होना चाहिए, और वो मिररिंग जब आप एग्जामिनर के साथ कर रहे हैं वो मिररिंग होना चाहिए ऑटोमेटिक। ओके। तो मैं आशा करती हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई, आपकी मिररिंग ऑटोमेटिक होनी चाहिए। जब वो मिररिंग ऑटोमेटिक होगी तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सामने वाले को मंत्रमुग्ध भी करना और उसके सवालों का भी जवाब देना, क्योंकि वो वाइवा में है, वो आपको बहुत से सवाल पूछे जा रहा है। ठीक है। जब आप जाएं तब आप पढ़ाई के लिए एंथुसियास्टिक लगने चाहिए, जैसे थ्री इडियट्स में आमिर खान रैंचो के रूप में बहुत एक्साइटेड होकर बैठे हैं, सो यू शुड लुक लाइक द गाय जो बहुत एंथुसियास्टिक है आज के दिन अपनी सारे साल की पढ़ाई को डिस्कस करने के लिए। ये मत सोचो कि आप मार्क्स के लिए जा रहे हो, ये मत दिखाओ सर प्लीज मैंने बहुत पढ़ा है सर मेरे को मार्क्स दे दो, सर मार्क्स दे दो। इस तरीके के एटीट्यूड के साथ मत जाइए। आप जाइए कि सर मैंने काफी कुछ पढ़ा है एंड आई एम सो हैप्पी दैट आज मुझे मौका मिल रहा है उस बारे में बात करने के लिए। आपके एक्सटर्नल के साथ आपके इंटरनल भी रहेंगे। ओके। सो इंटरनल ने भी आपके ऊपर जो मेहनत की है, आपको जो सपोर्ट किया है, उसे भी आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। लाइक मैं एक दिन मुझे याद है मैं अपने बच्चे को स्कूल पिकनिक के लिए छोड़ने गई थी। सब बच्चे अपने पेरेंट्स को यस बाय बाय टेक केयर या ओके बाय ऐसे करके अंदर जा रहे थे। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स की बात पे या ओके हाँ ठीक है क्योंकि पेरेंट्स एडवाइस दे रहे थे, और वो ऐसे ऐसे हाँ ना कितना पकाते हैं। तभी एक बच्चा अपने फादर के साथ बाइक पे आता है। ओके। उसके फादर बाइक चलाते हैं, फादर बाइक रोकते हैं, बच्चा बाइक से नीचे उतरता है, झुकता है, अपने पिताजी के पैरों को छू के प्रणाम करता है। उसके पिताजी इमीडिएटली उसके सर पे हाथ रखते हैं, पीठ थपथपाते हैं, और फिर वो लड़का अंदर घुस जाता है। उसके उस भाव को देखकर ही मैं इतनी इम्प्रेस हो गई कि क्या कल्चर है इस लड़के का,
क्या अद्भुत कल्चर है इस लड़के का, कितनी बड़ी बात है कि वो कोई हीरोगिरी नहीं दिखा रहा है, जिस इंसान का उसको सपोर्ट है उस इंसान को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो इंसान सुबह उठ के उसे छोड़ने आया है उस इंसान को रिस्पेक्ट कर रहा है, प्यार दे रहा है, सम्मान दे रहा है। और इस वजह से जो जो उसके फादर है, फादर को भी एक एनकरेजमेंट मिल जाती है ना उस वक्त। फादर का बिहेवियर, फादर का प्यारा सपोर्ट रीइंफोर्स हो जाता है कि मेरा बच्चा मुझे कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, मेरा बच्चा मेरा पैर छू रहा है। ओके, तो ठीक उसी तरीके से जब आप अपने एग्जामिनर के सामने उनको ये दिखाते हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने जो जो सीखा है मुझे आज डिस्कस करने का मौका मिल रहा है, तो एक तो आपका पैशन उनको अच्छा लगेगा और वो भी बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे सवाल को पूछने लेके। फिर दूसरी बात, जब आप आपके एग्जिस्टिंग टीचर भी आपके एग्जामिनर के बाजू में हो सकते हैं, एक्सटर्नल के बाजू में, और वो कोशिश करेंगे कि हर स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, तो आप अपने एग्जिस्टिंग टीचर के बारे में भी बताइए कि हाँ सर ने भी हमको ये सिखाया है, जैसे कि सर कई बार कहते हैं, जैसे कि मैम ने हमें क्लास में सिखाया है। सो उनको रेफरेंस देके कहिए कि आपने कितना कुछ सीखा है साल में। एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, एक्सटर्नल को भी अच्छा लगेगा, और आपके इंटरनल टीचर को भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये याद रखना कि ये भी जो भी चालूगिरी है ना, वो एक दिन की चालूगिरी में नहीं होगा। मतलब पूरे साल आपने टीचर को इंसल्ट किया है, आंखों में आंखें डाल के देखा नहीं है, क्लासेस अटेंड नहीं किए, होमवर्क टाइम पे नहीं सबमिट किया, पूरे साल आपने ये सारी दिक्कतें की हैं, और अब आखिर में जाके आप चापलूसी करेंगे, तो उससे बात नहीं बनने वाली। ठीक है, तो इसलिए आप पूरे साल अच्छे बिहेवियर दिखाइए और वाइवा के समय एक्साइटमेंट दिखाइए। सवाल आप भी पूछ सकते हैं इन सर्टेन केसेस, ओके, हमेशा नहीं। आप रिटर्न में पूछ सकते हैं कि सर दिस इज एन एक्साइटिंग टॉपिक, आई नो दैट यू हैव also worked on it, if you ever have time I would love to learn more from you, and I have some questions which I would like to discuss with you। लेकिन genuinely आपके पास कुछ सवाल होने चाहिए। ओके, एक्सटर्नल ने जिस फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया है उस फील्ड को इम्पोर्टेंस देते हुए आपको कुछ सवाल पूछने चाहिए। ओके, मुझे याद है कि किस तरीके से मैंने अपना एक वाइवा बिगाड़ दिया था ऐसे ही। मुझे तो हमेशा लगता था कि मुझे सब कुछ आता है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे को सब मालूम है, मुझे हमेशा वाइवा में अच्छे मार्क्स आते हैं, आज क्यों नहीं आएगा। सो एक्सटर्नल आए और मैंने सारे सवालों का जवाब दिया, सवालों का एक्स्ट्रा जवाब दिया, सवालों का डिटेल्स में जवाब दिया। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि ये कौन महाशय है जो हमारा एक्सटर्नल बन के आए हैं, इनको क्या ही नॉलेज होगा, इनसे बहुत ज्यादा तो मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ती हूँ। ओ माय गॉड, ये कितनी बड़ी गलती है कि ये सोचना कि हम स्मार्ट हैं और सामने वाले टीचर नहीं। टीचर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उनको सब पता है। ओके, अगली चीज है, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स भी अपने आंसर्स के दौरान शेयर कर सकते हैं वाइवा में। आपको बताना चाहिए कि आपको कब कब सीखते वक्त आहा एक्सपीरियंस आया। ओके, उसको अपने शब्दों में, अपने एक्सप्लेनेशन में, अपने जवाब में आपको डालना आना चाहिए कि सर फिर ना मुझे ये समझ में आया, फिर मुझे ये दिखाई देने लगा, फिर मैं क्लियर हो गया, फिर उस एक्सप्लेनेशन से मुझे पता चला, फिर ये बुक में मुझे जब मैंने पढ़ा था तब मुझे समझ में आया। सो आपको अपने पर्सनल इंसाइट्स शेयर करने चाहिए। और जब आपका वाइवा खत्म हो जाए तब याद से अपने टीचर को धन्यवाद कहना है उनके समय के लिए, उनके फीडबैक के लिए। ओके, आप याद से कहेंगे, सिर्फ थैंक यू बोल के उठ नहीं जाएंगे। अगर वो बोलेंगे ओके नाउ यू मे गो, तब आप सिर्फ इतना नहीं कहेंगे कि ओके थैंक यू, या फिर बिना कुछ बोले उठ नहीं जाएंगे। अगर वो कहते हैं नाउ यू मे गो, तब उनको आपको देखकर, आपका वाइवा भले अच्छा गया हो खराब गया हो, उनको देखकर आपको कहना है थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एफर्ट सर मैम, क्योंकि आपके इस लास्ट सेंटेंस को बोलने के बाद वो अपने शीट में आपको नंबर देना शुरू करेंगे। तो आपका लास्ट सेंटेंस सिर्फ थैंक यू नहीं होना चाहिए,
थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स सर, मैम, इस तरीके से आप बात करेंगे। ओके, आर यू विथ मी? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर विथ मी। ऑलराइट, तो ऐसे कह के आप अपना मस्त लास्ट इंप्रेशन बनाएं और जबरदस्त मार्क्स के लिए रेडी हो जाएं। बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे फिर आपको। अच्छा, अगर इन्विजिलेटर ऐसे हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, जिन्होंने आपको पूरे साल देखा है, जिनके साथ आपका कनेक्शन रहा है, तब आपको क्या करना है? ओके, तब आपको याद रखना है कि साल की शुरुआत से ही ना आपको खुद से बढ़ के टीचर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, मदद मांगनी चाहिए, मदद ऑफर करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप कितने इच्छुक है इस साल बहुत सारा ज्ञान पाने के लिए। ओके, हमेशा कहेंगे कि हाउ एक्साइटेड यू आर। ओके, और ये जो आपके पूरे साल आपको सिखा रहे हैं आपके टीचर, जिनके साथ आपका पुराना कनेक्शन है या पूरा साल बैठ के कनेक्शन बनने वाला है, आप पता लगाओ कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका थीसिस कौन से सब्जेक्ट में है। ओके, ये कौन से शहर से आए हैं, कौन से यूनिवर्सिटी से आए हैं, उस यूनिवर्सिटी में किस तरीके का काम होता है, हुआ है। ओके, ये कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स देखना पसंद करते हैं, ये किस तरीके की एग्जाम्पल्स बार बार देते हैं, ये यू नो अपने इंटरेस्ट को किस तरीके से शेयर करते हैं, पर्सनल लेवल पे शेयर करते हैं, हाँ नहीं। तो कई बार ना ये काम आता है। अब कई बार मेरे पास क्लाइंट आते हैं और उन्होंने तो मेरे वीडियोस देखे हुए हैं, और फिर मुझे आके कहते हैं, मैडम आपको पता है ना वो वाले वीडियो में आपने ऐसा कहा था, फिर एक और वीडियो में आपने कहा था कि कैसे किसी ने आपको इंसल्ट किया और फिर आपने सोचा आप उस बारे में कुछ अलग से जवाब देंगी। और इस तरीके से जब मुझे लोग मुझे कहते हैं कि उन्होंने मेरा कंटेंट पढ़ा है, देखा है, सुना है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इंस्टेंटली वो इंसान मुझे अच्छा लगने लगता है। ओके, तो आप जब अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं अपने एग्जामिनर को, ये बताते हैं कि सर आप जो भी विषय सिखाने वाले उसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो सर ऑटोमेटिकली सर मैडम आपको ज्यादा ध्यान देने लगेंगे, पसंद करेंगे। ओके, जब इन्विजिलेटर, जब जो आपके इंटरनल है, इंटरनल एग्जामिनर है, जब वो आपको मार्क्स दे रहे हैं, तो आपको रेफरेंस देना चाहिए था, देना ही चाहिए, सर जैसे आपने क्लास में सिखाया था ना, मैम जैसे आपने क्लास में रेफर किया था ना, मैं उसी के बेसिस पे ये कह रहा हूँ। ओके, सो उन्होंने सिखाई हुई चीज का आप जब रेफरेंस देंगे, तब उनको पता लगेगा कि आप उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। जैसे मुझे पता लगता है कि अरे इसका मतलब क्लाइंट मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, वीडियोस हर रोज देखते हैं, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर उस चीज का प्रभाव पड़ता है, खुशी होती है, अच्छा लगने लगता है, वो इंसान, वो स्टूडेंट, वो क्लाइंट। ओके, उनके एक्सपर्टीज को एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ सर आपको इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, सर आपका तो रिसर्च टॉपिक ही सर ये रहा है, सर आपने तो इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों को भी गाइड किया हुआ है, आपने तो रिसेंटली इस पे एक पेपर लिखा हुआ है जो पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल जर्नल में, नेशनल जर्नल में। तो उनके एक्सपर्टीज को आपको एक्नॉलेज करना ही है। जब आप ये करेंगे, तब वो इंसान इम्प्रेस होगा और वो आपको अच्छे नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएगा। ओके, अब इस बात को ना चाहिए तो कहीं पे गांठ बांध लो, जो अब मैं आपसे कहने वाली हूँ, जो येलो में लिखा हुआ है, कहीं पे इसका रुमाल बना के या कुछ एक बना के सीरियसली गांठ बांध लो, दैट आई एम नॉट स्मार्ट, टीचर इज स्मार्ट, आई एम ओनली अ सीकर। ओके, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, टीचर स्मार्ट है, मैं सिर्फ एक खोजी हूँ। आपका काम है कि आप खोज करेंगे, सीखेंगे, लिसनर बनेंगे, लर्नर बनेंगे, सीकर बनेंगे, जिससे आपके टीचर को मजा आएगा आपको सपोर्ट करने में। आप अपनी कृतज्ञता दिखाएंगे और टीचर को बताएंगे कि टीचर मुझ में बड़ी कमियां हैं, आप कृपया ही मेरी कमियों को दूर कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो टीचर ऑटोमेटिकली अपना इस चीज को अपना मिशन बना देंगे कि आपको आगे ले जाना है।
टीचरों को जाके ये बोलना कि मैम आई विल वर्क हार्ड a lot and I will get best numbers in the class and I will stand first in class, ये फालतू सेंटेंस हर कोई कहता है। लेकिन टीचर को जाके ये कहना, मैम आई हैव सम चैलेंजेस, आई एम गोइंग टू पुट इन माय बेस्ट इन दिस, आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड गाइडेंस इन कमिंग आउट ऑफ दिस, I'll be very happy if you can please support me in learning this subject better. आप कृपया ही मेरी मदद कीजिए, मुझ में कुछ कमियां हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें सीखने में मुझे समय लगता है, थोड़ी थोड़ी चीजों में मेरी लर्निंग कैपेसिटी कमजोर है, तो आप अगर मुझे थोड़ा ध्यान देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मैं बहुत कृतज्ञ हो जाऊंगा, थैंकफुल हो जाऊंगा। आप देखिए ऑटोमेटिकली टीचर आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी खास मदद करेंगे। अब आपको अपनी सिंसियरिटी बनाए रखना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर कोई चीज सच में आपकी वीकनेस है, जैसे कि नंबर्स, अब नंबर्स के ऊपर समझना और डेटा कलेक्ट करके प्रेजेंट करना, ये मेरा प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सिंसियरली मेरी प्रॉब्लम है। मैं अगर ये नहीं होता तो अब मैं किस झूठ नहीं बोल सकती। ओके, जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ में आता है इंसाइट और इंसाइटफुल जजमेंट, मैं क्रिएटिव जंप मार के एक इंसाइटफुल, वो आहा मोमेंट्स मुझे इजीली आते हैं। सो आई एम एन इंसाइटफुल इंट्यूटिव थिंकर, इंट्यूशन मेरा स्ट्रांग है। सो अगर इंट्यूशन स्ट्रांग होने पे मैं ये कहूँ कि ना मैडम मुझे ना लोगों की समझ नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो अब ये सरासर झूठ है। इंट्यूटिव इंसान के साथ ऐसा कभी नहीं होगा कि उसको लोगों की परख नहीं होगी। तो आप अपने वीकनेस, अपने एक असली वीकनेस को दर्शाइए और मदद मांगिए, वो वीकनेस को दूर करने में जेन्युइनली आपकी टीचर आपकी मदद करेंगे। टीचर से फीडबैक लीजिए, नोट्स बना के टीचर से फीडबैक लीजिए, मैडम ये नोट्स ठीक है, मैडम इस तरीके का जवाब ठीक है, क्या ये मैंने प्रोसीजर सही किया है। जब आप अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करके ही फिर हम मार्क्स लेंगे ऐसा नहीं, अपने प्रोजेक्ट के स्टेजेस को भी बताओ, मैडम अब हम यहाँ तक पहुंचे, अब मैंने ये कंप्लीट किया है, फिर हम इस तरीके से ये वाला डेटा हम जमा करने वाले हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम एक फाइनल वाव प्रोजेक्ट बनाएंगे, टीचर को देंगे, टीचर इम्प्रेस हो जाएंगे और फिर उसके बाद टीचर को बहुत मार्क्स देंगे। ये गलत अप्रोच है। आपको टीचर को पहले से प्राइम करते रहना है, मैडम मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, अब मैडम मेरा स्टेज 1 हो गया है, मैडम मेरा स्टेज 2 हो गया है, मैडम यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है प्रोजेक्ट में, आप थोड़ा गाइडेंस दे देंगे। और जैसे आप मदद मांगेंगे, ह्यूमंस की टेंडेंसी है, कोई हमसे कुछ मांगता है, कुछ पूछता है, तो इंस्टेंटली अगर हो तो हमें देने का मन करता है, अगर दिमाग में जवाब मालूम है तो हमें बोल देने का मन करता है। ओके, सो टीचर से फीडबैक प्रोसेस में रिक्वेस्ट करते जाइए। एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बना के रखिए टीचर के सामने, जी हुजूर, माय बाप, जैसा आप बोले वैसा नहीं। आप अपने वीकनेस के लिए ये जब निवारण मांगने जा रहे हैं, सपोर्ट मांगने जा रहे हैं, तब आप अपनी एक कमजोरी के ऊपर काम करना चाहते हैं। ये नहीं कह रहे कि आप कमजोर इंसान हैं, इंसान तो आप मस्त है, देखो इंसान तो आप डिवाइन हो, यही मान के चलना, आप एकदम डिवाइन इंसान हो, सब कुछ एकदम सही है। ओके, सो उसमें आप टेंशन ना ले। हाँ, लेकिन आप जरूर इस बात को सोचिएगा कि किस तरीके से आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बना के चलेंगे, और आप अपने खुली चौड़ी छाती, ओके, आपका एकदम इरेक्ट पोस्चर, ओपन हाथ, इस तरीके के ओपन बॉडी लैंग्वेज से किस तरीके से आप अपने एग्जामिनर को बता सकते हैं कि आप कितने इंटरेस्टेड है, ओपन टू लर्निंग है, और इस तरीके से आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा सामने वाले के पास से। ऑफ कोर्स वेल प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर वक्त कम बचा है तो याद रखना, एग्जाम पेपर का भी 80-20 होता है और वाइवा का भी 80-20 होता है। एग्जाम पेपर में भी 80% मार्क्स 20% पोर्शन से आता है, वाइवा में भी, प्रेजेंटेशंस में भी 80% मार्क्स 20% कुछ चीजों के क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अपने टीचर को पहले से पूछ लेना है कि वो 20% क्या है,
वो कौन सा पार्ट है मैडम जिसके ऊपर मैं फोकस करूं, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। वो कौन सा पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का, प्रोजेक्ट का, वाइवा का, जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला, मार्किंग वाला सेक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जहां से आएंगे वो कौन सा सेक्शन है। इस बारे में मुझे बताइए प्लीज, ताकि मैं अच्छी तैयारी कर सकूं। आप अगर अपने टीचर्स से पहले से ही जाके पूछ लेंगे, और आप तो ये नहीं कह रहे कि भाई पेपर लीक कर दो, आप मदद मांग रहे हैं, और अगर आप शुरुआत से ही टीचर से मदद मांगते रहेंगे, तो आप देखेंगे एग्जाम के कुछ दिनों पहले अगर ये आप पूछोगे भी ना कि सर एग्जैक्टली किस तरीके के सवाल आते हैं, थोड़ा एक आइडिया दे दीजिए सर, तो फिर वो आपको मदद कर देंगे, शायद एग्जैक्ट वो सवाल बता दे जो वो पूछने वाले हैं एग्जाम में। ओके, सो मदद मांगते रहना और अच्छे से तैयारी करना जरूरी है। अगेन, धन्यवाद तो देना ही है अपने टीचर को। जैसे साल खत्म हो जाए, कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि भाई हो गया ना साल खत्म, अब इनके साथ क्या लेना देना मेरा बाकी रहने वाला है। ये बहुत गलत सोच है, बहुत ज्यादा। जब आपके मार्क्स आ जाए, ओके, एग्जाम हो जाने के बाद नहीं, जब आपके रिजल्ट निकल जाए, तब जाके आपको अपने टीचर को धन्यवाद कहने के लिए कुछ प्यारा सा करना चाहिए। अगर आपके स्कूल कॉलेज में अलाउड है कि आप उनके लिए कोई खाने की चीज ले जाएं, तो कोई मीठा, कोई अच्छी चीज ले जा सकते हैं। कुछ कीमती सामान आपको डेफिनेटली नहीं देना चाहिए अपने टीचर को, लेकिन धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आप गुलदस्ता, फूल, एक फूल, एक फूल फॉर थैंक यू, एक फूल एक थैंक यू नोट के साथ कि मैडम आपने मुझे पूरे साल काफी मदद की सीखने में, नंबर लाने में नहीं, क्लास में अव्वल आने में नहीं, सीखने में। आप देखेंगे एक टीचर अगर आपके प्रति एक अच्छा इंप्रेशन रखती है, वो दूसरे टीचर को बताएगी, वो तीसरे टीचर को बताएगी, वैसे सबको बता देंगे, सब लोग आपके बारे में अच्छा इंप्रेशन रखेंगे। ठीक है, अब अगर आपके यहाँ तक कोई सवाल है तो मैं उन सवालों को लेना चाहूंगी। ओके, लेट्स सी कोई क्वेश्चंस है क्या। शिव कुमार कहते हैं मैम सेम चीज जॉब के सीनियर्स को लेकर भी सोची चाहे क्या। बहुत हद तक आप सेम चीज जॉब के सीनियर्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा अलग होता है, जॉब में सीनियर्स कहीं पे आपके थोड़े बहुत कंपेटिटर्स भी हो सकते हैं। टीचर का आपसे कोई कंपटीशन नहीं होता मैक्सिमम केसेस में। ओके, ऐसा 99.55% चांस है कि टीचर का आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन 0.5% चांस है, हो सकता है। आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, टीचर और आपके बीच में किस तरीके की कंपटीशन है, मैं 100% नहीं प्रेडिक्ट कर सकती। ऐसा हो सकता है कि आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और टीचर भी उसी लाइन पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप याद रखना कि कलीग्स या बॉसेस जो ऑफिस में होते हैं, उनके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो सकते हैं, टीचर के साथ नहीं होता। टीचर की मेन इच्छा यही होती है कि लोग उनको अप्रिशिएट करें और उनका सिखाया हुआ सब सीख जाए। ओके, तो साल भर शुरुआत से आपको क्या करना चाहिए, जब साल शुरू हो जाए वहां से लेके तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपको फाइनल आउटकम क्या चाहिए पूरे साल का। ओके, आपको कितने मार्क्स आने चाहिए। और मार्क्स ऐसे आर्बिट्री में 99 लाऊंगा, मैं 95 लाऊंगा, ऐसा नहीं। अपना बेस लाइन देखो, अभी अपने को कितना मार्क्स मिल रहा है, उससे कितना परसेंट ला सकते हैं हम, ये सब तय करने की कोशिश करो। 20% ज्यादा लाएंगे, 30% ज्यादा लाएंगे, उससे 70% ज्यादा लाएंगे जो अभी आ रहा है, उसे पता करो कि कितना परसेंटेज ज्यादा लाओगे। ओके, अब जब आपने पता कर लिया है कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा, उस हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही आपको याद स्टार्टिंग से अपने आप को समझाना पड़ेगा आपको वाइवा में कैसे मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, किस तरीके की मार्किंग होती है, वाइवा के कितने हैं, प्रेजेंटेशन के कितने हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के कितने हैं। ये सब आपको पता कर लेना, और मैक्सिमम कितना मार्क्स आप उठा सकते हैं इन
अच्छे और प्रैक्टिकल तरीकों से। इन इन प्रैक्टिकल्स में आप सबसे मैक्सिमम जो नंबर उठा सकते हैं उसकी तैयारी आपको मेटिक्युलसली करनी शुरू करनी, एकदम छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक प्लान करना है। जितने लोगों से हो सके मदद लो, और याद रखो कि आपका कोई भी दोस्त आपका दोस्त नहीं है, वो आपका एलाय है। ओके, यानी कि कॉलेज में जहाँ आप गए हैं वहां पे प्रोजेक्ट्स पे ऊपर सभी लोग काम कर रहे हैं, सब अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लास में फर्स्ट तो कोई एक ही आ सकता है, राइट? तो आपके दूसरे स्टूडेंट्स कहीं पे आपके कंपेटिटर है, उनके उनको अपना सारा कत्था चिट्टा खोल के बोलने की जरूरत नहीं है, अपने सारे प्रिपरेशंस के बारे में सब बताने की जरूरत नहीं है। उनकी मदद करो लेकिन लिमिट में, उनसे मदद लो, ओके, लेकिन समझ के कितना हमें मदद लेना चाहिए कितना नहीं। क्या सच में ये मदद करने वाला इंसान है? अगर ये मदद करने वाला इंसान है तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरी मदद करेगा? ठीक है। तो मुझे याद है मैं अपने मास्टर्स के क्लास में, मुझे एक टीचर अच्छी नहीं लगती थी और उनका पढ़ाना इतना मुझे बेकार लगता था कि मैंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। जिस जब भी उनका लेक्चर होता था जाती ही नहीं थी। क्या पक रहा है, नहीं जाना है, घर पे रहते क्या होता है, घर बैठ के मैं अकेले अकेले खुद को सिखा दूंगी, पढ़ा दूंगी, मैं इस तरीके से सोचती थी। अब मैं सोचू तो मुझे लगता है ये बहुत बोल्ड स्टेप है और बेवकूफी भरा भी क्योंकि तभी मेरे पास कोई यूडेमी ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे कि जिनको देख के सीख के मैं किसी और टीचर के पास से समझ के मैं कर लूंगी। मैंने खुद को कहा था हाँ, खुद ही मैं बार बार सब्जेक्ट मैटर्स पढ़ूंगी, उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स ढूंढ के निकालूंगी और रेफरेंस बुक पढ़ूंगी और फिर मैं सीख जाऊंगी, खुद को सिखा दूंगी। लेकिन ये चक्कर में मेरे बहुत सारे लेक्चर्स मिस हो गए और बहुत सारे नोट्स मिस हो गए। ओके, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को पूछा कि यार तुम तो अटेंड करती थी, तुम अपने नोट्स मुझे दोगी क्या? तो उसने कहा नहीं, मैं अपने नोट्स किसी को नहीं देती, ये मेरी पॉलिसी है। तो मुझे ऐसा बुरा नहीं लगा, नहीं है वो देना चाहती तो नहीं देना चाहती, उसकी मर्जी है, सब जरूरी थोड़ी है कि उसको अपने नोट सबको बांटेगी। और इंसान का खुद का मेहनत किया हुआ बनाया कोई किसी और को क्यों देगा? मैं हाँ चलो ठीक है। तो ऐसे सब लोग अपने नोट्स खुद ही बनाते थे और कोई किसी को शेयर नहीं करता था। सो ऐसे आई सेड, जो चीज सब लोग करते हैं मुझे हमेशा उसका उल्टा करना रहता था। तो मैंने कुछ कुछ इजी जो मुझे सब्जेक्ट्स लगते थे उन सभी के नोट्स बनाने शुरू किए और सब लोगों को बांट दिए। जाओ मेरे नोट्स की कॉपी बना लो, फोटो कॉपीज कर लो, तुम जितना चाहे यूज कर सकते हो, मैंने बहुत सरल जवाब बना लिए हैं, तुम लोग बस इसे याद कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो मेरी उस फ्रेंड ने मुझे पूछा तुमको बुरा नहीं लगा, तुमको डर नहीं लगता कि यार इन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया है और इनको बस तुम्हारा आंसर पेपर मिल जाएगा और बस इनका काम बन जाएगा? क्या दैट तुम्हें खराब नहीं लगता, डर नहीं लगता कि ये लोग ऐसे ही आगे चले जाएंगे? तो मैंने कहा देखो, वो जितना पढ़ेंगे उनको उतना मार्क्स मिलेगा। कोई मेरे से मेरे नोट्स ले सकता है, मेरी किस्मत या मेरी बुद्धि तो नहीं ले सकता। मुझे जो मार्क्स मिलेंगे वो मेरी मेहनत, किस्मत और बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है, और उसे जो मार्क्स मिलेंगे तो वो उसकी किस्मत, मेहनत और बुद्धि है। इसमें नोट्स को अपने पास लॉक करके रखने का क्या है? इसमें कौन सा आइडिया मेरा ऐसा है जो ओरिजिनल है? ओके, मैंने भी किसी की टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक देखकर ही बनाया है। तो वो बहुत इम्प्रेस हो गई। वैसे मैंने सोचा था कि शायद मैं सबको अगर इस तरीके से नोट्स दूंगी तो कोई ना कोई तो मुझे जरूर रिटर्न में नोट्स देगा। सो एक बार ऐसा हो गया कि मैं अपने कुछ डाउट्स उससे पूछने लगी, उस लड़की से जो मुझे नोट्स नहीं दे रही थी, मेरी फ्रेंड, अभी तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो। तो मैं उसे अपने कुछ डाउट्स पूछ रही थी, जिसका क्या उसका क्या। तो जब वो मुझे डाउट्स नहीं समझा पा रही तो परेशान हो रही थी, उसने कहा बस बस ठीक है, मैं अपने नोट्स दे दूंगी तुम्हें, तुम उसके फोटो कॉपी कर लेना, जाओ ले लेना। और फिर बस मेरा काम बन गया। मैंने ऐसे तो अटेंड नहीं किया था, लेकिन क्योंकि मैंने सामने वाले को अपना एलाय बना लिया, प्रोएक्टिवली उसकी मदद की, उसको अपना सपोर्टर बना लिया, इस वजह से मुझे उससे अच्छा सपोर्ट मिला, नोट्स मिले। यही चीज आपको अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने सीनियर्स के साथ फॉलो करना है, क्लासमेट्स के साथ फॉलो करना है। उनकी कोई मदद कर दो, रिटर्न में वो भी तुम्हारी मदद करेंगे। ओके,
वो भी तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। प्रोएक्टिवली आपको हमेशा याद रखना है, लोगों की मदद करना है। इसे छोटे लेवल से शुरू कीजिए। ट्रेन से उतर रहे हैं अगर, तो अपना ही सामान लेके जल्दी जल्दी उतरने के जल्दी में मत रहो। आजू बाजू देखो कि कोई बूढ़ा इंसान, कोई औरत बच्चे के साथ है, या कोई ऐसा है जिसको मदद की जरूरत है, उसे मदद प्रोएक्टिवली ऑफर करो। कि बस में चढ़ रहे हो, कहीं पे किसी नई जगह पे गए हो जहाँ पे कोई इंसान है जिसको मदद की जरूरत है, प्रोएक्टिवली मदद ऑफर करो। जब आप ऐसे करने लगोगे तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको ऐसे हिचक नहीं होगी कि मैं उसे हेल्प करने को जाऊं। उसने अगर बोल दिया तो डोंट इंटरफियर, आई डोंट नीड योर हेल्प, ऐसे अगर उसने बोल दिया तो भाई मेरा तो एकदम इज्जत का पचका हो जाएगा। इस तरीके के विचार आपके दिमाग में फिर आएंगे ही नहीं। आप एकदम बिंदास जाके लोगों की हेल्प करेंगे और लोग प्रोएक्टिवली आपको ग्रैटिट्यूड देंगे, आशीर्वाद देंगे, और आपका काम हमेशा बनता रहेगा। ओके। और दोस्तों से, टीचर्स से हमेशा अपने काम की फीडबैक लो। दोस्तों की फीडबैक को थोड़ा इंपॉर्टेंस दो, टीचर की फीडबैक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो टीचर के साथ। ओके। जिसमें कि आप टीचर का बैकग्राउंड चेक, तो हमें जैसे कहा आप सारा रिसर्च करके रखेंगे, टीचर कौन है, कैसी है, किस फील्ड में काम करती है, कितना उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो सब। फिर उसके बाद आप अपने व्यवहार में भी ह्यूमिलिटी दिखाएंगे, कि मतलब सीखने की इच्छा। भाई आप टीचर हैं, आप ऊपर है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नीचे हूँ। जब मैं नीचे बैठूंगा तभी आपका दिया हुआ मैं ऐसे कैच कर पाऊंगा। सो पंक्चुअल बने रहिए अपने सारे प्रोजेक्ट्स सबमिशंस के साथ। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। ओके। सवालों के साथ हमेशा तैयार रहिए। टीचर को अगर आप इंटेलिजेंट सवाल, सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं, इंटेलिजेंट सवाल पूछेंगे तो टीचर को ज्यादा अच्छा लगेगा और उनको पता लगेगा कि आप क्लास में ध्यान दे रहे हैं। ओके। ये मत कहना आपको क्लास में नंबर वन आना है, ये कहना कि आपको बहुत कुछ सीखना है। अपने तरफ से आगे बढ़ के सबकी मदद करो क्लास में। याद रखना। ओके। ऐसा कभी नहीं करना कि भाई नोट्स रोक के रखना है, भाई ये आगे चला जाएगा तो मेरे नोट्स पढ़ के ये आगे तो चला जाएगा, तो आपके कोई नोट्स नहीं है। ओके। जो भी आप पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं नोट्स, वो आपने किसी की किताब देख के किया हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है। जिसने किताब लिखी है उसने किसी और चार लोगों की किताब और मैन्युस्क्रिप्ट्स और रिसर्च पेपर्स देख के बनाया है। किसी का भी ओरिजिनल काम नहीं होता, सब काम कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड काम होता है। ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रख के सबकी प्रोएक्टिवली मदद कीजिए। देखो, एग्जामिनेशन के लिए जब जाओगे ना, तो वातावरण कैसा होगा, क्योंकि उस दिन का क्लाइमेट कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, क्लाइमेट तो नहीं बोल सकते, वेदर, उस दिन की आबो हवा कैसी होगी, या जो टीचर आएंगे उनका मूड कैसा होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके। बारिश होगी नहीं होगी कंट्रोल में नहीं है। टीचर अपने वाइफ से झगड़ के आएंगे या नहीं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है कि आप साफ दिखें। ओके। अगर आप लड़के हैं और धार्मिक कारण से दाढ़ी नहीं, दाढ़ी के पीछे आपका कोई धार्मिक कारण नहीं है, तो फिर आपको दाढ़ी वाड़ी निकाल के जाना चाहिए, एकदम साफ दिखना चाहिए। बाल आपके धुले हुए, साफ, अच्छे से बंधे हुए होने चाहिए। अगर आप लड़की हैं, यहाँ से बाल निकल रहे हैं, वहां से बाल निकल रहे हैं, वैसा आपको नहीं करना है। आपको बहुत ही कूल कलर्स पहनने हैं, रिलैक्सिंग, पेस्टल कलर्स पहन के जाओ, स्काई ब्लू कलर पहनो, व्हाइट पहनो। ये सारे कलर्स सामने वाले के लिए सूदिंग होते हैं। अच्छा सा माइल्ड परफ्यूम लगा के जाओ, माइल्ड डिओड्रेंट लगा के जाओ। कि मैं कहूंगी यार्डले के परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो माइल्ड एंड प्लेजेंट है। सो यू कैन ट्राई दैट। यार्डले ने मुझे पैसे नहीं दिए प्रमोशन के लिए। ओके। और मॉडेस्टली ड्रेस करके जाइए। ओके। बहुत ही सभ्य लगने चाहिए आप, ना ज्यादा फ्लैशी, ना ज्यादा अट्रैक्टिव, ना ढिंचाक आपको दिखना है। एग्जामिनेशन के टाइम आपको एकदम मॉडेस्टली जाना है।
मेकअप एकदम मिनिमम करके जाना है कि दिखाई ही ना दे, कि लगे ही ना कि मेकअप हो। मेकअप ऐसा करो, ओके, और लुक लाइक ओल्ड मनी, इज दैट व्हाट आई वुड से। ওকে, আমি ক্লাসে আছি, না পরে পরে আসবে। হুম হুম, सॉरी अबाउट दैट। सो आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में है और आप इनके ऊपर काम करें। हाँ, मैं क्या करूँ, सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं होती। जिस चीज में मेरा कंट्रोल है मैं उसके ऊपर फोकस करूँ, जैसे कि आपके सवालों के जवाब देना। तो देखते हैं, एक सवाल यहाँ पे ये है, शिव कुमार ने पूछा है, अगर वो विजुअल वर्ड्स यूज करते हैं तो क्या इसका मीनिंग ये है कि वो हर चीज को विजुअल ज्यादा यूज करते हैं लाइफ में? हाँ शिव कुमार जी, एनएलपी ये कहता है जो विजुअल वर्ड्स यूज करते हैं उनको विजुअली किसी भी डेटा को समझने में या ग्रास करने ज्यादा आसानी होती है। तो उनको ज्यादा विजुअल कंटेंट दीजिए, वो अच्छे से उसको समझेंगे। विजुअली कोई चीज प्रेजेंट करो, अच्छे से सीखेंगे। अगर वो ऑडिटरी वर्ड ज्यादा यूज करते हैं तो एनएलपी का रिसर्च बताता है कि उनको ज्यादा सुनने वाली चीजें अपील करेंगी। वीडियो देखने से ज्यादा पॉडकास्ट सुनना उनको ज्यादा अपील करेगा। ओके, अब अगले सवाल पे जाते हैं। मैंने एक को नोट्स दिए, फिर वो फिर वो एक महीने नहीं आया, फिर उस दिन से किसी को नोट्स नहीं दिए। ओके, ये तो बहुत भयानक बात है। ऑफ कोर्स आपको नोट्स ऐसे दे ही नहीं देना है किसी को। और अगर वो एक महीने नहीं आता तो उसके घर जाके नोट्स लेके आओ और रिक्शा में आने जाने का पैसा भी उससे वसूल करो। ओके, अब हम वाइवाज एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़े और डिटेल में जाते हैं कि वो आपके कंटेंट से क्या देखना चाहते हैं। तो वो कंटेंट में कौन से रूल्स एंड क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। अभी तक तो हमने अपने बिहेवियर के ऊपर बात की, रैपो के ऊपर बात की, इम्प्रेस करने पे बात की, लेकिन कंटेंट कैसा दिखना चाहिए? कंटेंट ऐसा दिखना चाहिए कि वो प्रूफ करे कि स्टूडेंट को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने की बड़ी इंटरेस्ट है। ये नहीं कि स्टूडेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, नहीं, इंटरेस्ट है। आपका कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए। ओके, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, यू आर अ ट्रू सीकर। अगली चीज जो आपको दिखानी है वो जो आपके कंटेंट में होनी चाहिए कि आपके कंटेंट में जो भी आइडियाज है वो स्पष्ट तरीके से प्रेजेंट किए हैं। ओके, हाँ, एक बड़ा अगर टॉपिक है उसको छोटे छोटे 3 से 4 या मैक्सिमम 5 सब टॉपिक्स में बांटा हुआ है। हर सब टॉपिक को 2-3 तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। जितना ज्यादा वो इजीली एक्सप्लेन किया होगा उतना इजीली लोगों को समझ में आएगा। आप देखिए, चैट जीपीटी में आप कोई भी सवाल पूछो, कुछ भी वो हो, चैट जीपीटी हमेशा पॉइंटर्स में जवाब देने की कोशिश करता है, क्योंकि पॉइंटर्स में लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कोई भी बात। अगर आप पॉइंटर्स में बात करेंगे तो लोग ध्यान से आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से आप जब करके बात करते हैं तो लोग आपके साथ बने रहते हैं, अटेंशन देते हैं। मैं भी वीडियोस में काफी कोशिश करती हूँ कि मैं बात को हमेशा पॉइंटर्स में समझाऊं। जैसे अभी मैंने उसको थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया है। आई I'm seeing a little bit of change in the number of views that come, लेकिन वही थोड़ा अपना स्टाइल हमको चेंज करते रहना पड़ता है। ओके, आपका जो भी है मटेरियल वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए। आपका मटेरियल सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जा रहा है ऐसा होना चाहिए। ओके, आपका मटेरियल ओवरव्यू से डिटेल्स में जा रहा है
ऐसा होना चाहिए, हमेशा याद रखना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ओवरव्यू टू डिटेल्स। इस तरीके से आप अपने कंटेंट को अगर प्रेजेंट करेंगे तो आपके इन्विजिलेटर एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा, उनको अच्छे से समझ में आएगा, वो कनेक्ट कर पाएंगे, वो आपकी बात समझ पाएंगे और जल्दी जल्दी आपको मार्क्स देंगे। आप जितना उनको आसानी से आप जितना उनके लिए आसान बना देंगे आपके पेपर प्रोजेक्ट को करेक्ट करना, उतने ज्यादा वो आपको मार्क्स देंगे। ओके। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा प्रोजेक्ट खाली है, बहुत ही आसान है मैडम, कुछ लिखा ही नहीं है, तो आपको वैसे ही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने अच्छा खासा कंटेंट डाला है और उसको व्यवस्थित तरीके से डाला हुआ है, एकदम अच्छे फ्लो में है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और ओवरव्यू टू डिटेल्स में जा रहा है, तो वो अच्छे से समझेंगे। उस हर पार्ट का एक बिगिनिंग, मिडल और एंड अगर है तो वो अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे। देखिए, चैट जीपीटी के आंसर्स अगर आप ध्यान देंगे, उसमें हमेशा बिगिनिंग, मिडल में बहुत सारे पॉइंट्स 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 पॉइंट्स, और फिर बाद में लास्ट में एक एंड आता है कि ऑल दो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, ऑल दो ये बातें हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके के चैट जीपीटी के आंसर्स होते हैं। ओके। विजुअल एड्स का खूब इस्तेमाल कीजिए। अभी तो विजुअल एड्स यूज करना बहुत आसान हो गया है। कैनवा का सब्सक्रिप्शन ले लो, अगर आप एक स्टूडेंट हो आपको तो कैनवा का सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहिए अगर आपको प्रेजेंटेशन करने हैं, तो ये आपको बहुत काम आएगा। अच्छे अच्छे इमेजेस का इस्तेमाल कीजिए। आपका प्रेजेंटेशन विजुअली अपीलिंग होना ही चाहिए, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप सबसे अलग है, एक्स्ट्रा मार्क्स 80% मिलना एक बात है, लेकिन 90%, 95% उसी को मिलता है जो सबसे अलग है। आप अच्छे हैं तो आपको 80 मिलेगा, और आप ब्रिलियंट है तो आपको 95 प्लस मिलेगा। तो आप ब्रिलियंट है ये दिखाने के लिए आपको कुछ ओरिजिनल डालना पड़ेगा, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो दूसरों ने जमा नहीं किया है, कोई ऐसी चीज जो दूसरों को पता नहीं है, कोई ऐसी किताब में कुछ लिखी हुई चीज जो दूसरों ने पढ़ी नहीं है। ओके, सो आपको कुछ ऐसा प्रेजेंट करना है, या फिर आपको कुछ इंट्यूटिव डालना है, खुद से समझ के आपने एक नया एप्लीकेशन के बारे में आपने लिखा है कि लाइक कि डीप फेक के इस्तेमाल से। ओके, अभी तो वैसे लोग सारी बुरी बातें कर रहे हैं कि ये बुरा है वो बुरा है, लेकिन डीप फेक के इस्तेमाल से हम पुराने समय के जो लीडर्स रहे हैं उनके छवि को यूज करके उन्हीं के स्पीच को उन्हीं की भाषा में हम बुलवा सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का जो भी हमारे पास फोटो है उसका इस्तेमाल करके हम एक डीप फेक वीडियो बना सकते हैं, जहाँ पे महात्मा गांधी ने असल जिंदगी में जो स्पीच दिया हुआ है, जो हमारे पास सिर्फ रिटन फॉर्मेट में है, असल जिंदगी में जो अपनी कहानी कही है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ओके, उन्होंने ये किताब लिखी है, लेकिन अब गांधी जी का डीप फेक हम यूज करेंगे और गांधी जी खुद अपनी कहानी सुनाएंगे लोगों को। अब ये कितना एक इनोवेटिव आइडिया है। लोग डीप फेक का इस्तेमाल सिर्फ पोर्नोग्राफी में ही सोच रहे हैं, लोग यही सोच रहे हैं कि डीप फेक का इस्तेमाल किस तरीके से बुरा करने में हो सकता है, लेकिन डीप फेक का इस्तेमाल अच्छे के लिए भी हो सकता है। डीप फेक का इस्तेमाल कैसे अच्छे में होगा, ये एक इनोवेटिव सोच है। ये चैट जीपीटी नहीं सोच सकता, ये आप सोच सकते हैं। सो अगर आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी इनोवेटिव थिंकिंग, अपनी सोच की क्रिएटिविटी को दिखा दिया तो वो आपको स्टैंड अपार्ट कराता है। ओके, आपने सिखा दिया, समझा दिया कि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में फोकस कर सकते हैं, तो फिर ये आपके प्रेजेंटेशन को एक सबसे अलग बना देगा और आपको हीरो बना देगा। क्योंकि सब लोग अपना ऐसे लिखते टाइम, अपना प्रेजेंटेशन देते टाइम बुराई के बारे में लिखते हैं, ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी खराब है, व्यवस्था ही खराब है। ओके, लेकिन अगर आप सिर्फ बुराई करते रहेंगे तो फिर वो तो सब लोग कर रहे हैं, आपने नया क्या किया।
लेकिन जब आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ शार्प ब्रेन्स ही कर सकते हैं। ओके, ये सिद्ध कीजिए कि आपने वो किया है जो दूसरों ने नहीं किया है। सो रिसर्च, रिसर्च पूरे साल अपने आंसर्स में भी दिखाओ। कोशिश करो कि आप पूरे साल में कुछ रिसर्च पेपर सबमिट भी करो। जब आप रिसर्च पेपर सबमिट करेंगे, भले रिसर्च पेपर आपका नहीं पब्लिश हो, भले आपको पता नहीं है कैसे करना है क्या है, अपने टीचर से मदद लो, लेकिन आपको अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे है, आप अपने फाइनल ईयर में है या जो भी ग्रेजुएशन तक आ गए, तो आपको रिसर्च पेपर सबमिट करना ही चाहिए। मास्टर्स में आ गए तो खुद से रिसर्च पेपर सबमिट करना ही चाहिए। यही चीज आपको अलग बना रही है। मैं आपको कहूंगी, यू नो आप सिर्फ अपने मार्क्स, अपना एग्जाम, अपना वाइवा, अपना प्रोजेक्ट के ऊपर अटके रहेंगे तो आप आउटस्टैंडिंग नहीं कुछ कर पाएंगे। और दुनिया आपसे आउटस्टैंडिंग काम एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि ऑर्डिनरी काम तो एआई कर ही देगा। इनफैक्ट वो दिन दूर नहीं है जब एआई हमसे अच्छा काम करेगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के केस में कर भी रहा है, बेहतर काम कर रहा है। सो इसलिए कोशिश कीजिए कि आउटस्टैंडिंग काम करने की आदत अपने आप को पहले से लगा दो। ये मत करो कि ये कौन करता है, तो बहुत मेहनत का काम है, छी है, कौन देखेगा, कोई कोई इतना इम्पोर्टेंस कोई नहीं देता। ये गलत बात है। अपने आप को आउटस्टैंडिंग काम करवाने की आदत डालो। खुद को कहो कि मैं आउटस्टैंडिंग काम ही करता हूँ। ओके, एविडेंस के साथ, रिसर्च फाइंडिंग्स, एप्लीकेशंस, जो दूसरों को नहीं पता उसको आप पता लगाइए और फिर उसको अप्लाई कीजिए। खुद अपने आप के लेवल पे रिसर्च कीजिए, अपने लेवल के ऊपर देखिए कि सैंपल एक छोटा, अगर आप सैंपल साइज लेते हैं, छोटा पायलट प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है। कुछ नहीं तो सर्वे ही कर लो। मैंने इस टॉपिक के ऊपर 100 लोगों को सवाल पूछा था और फिर उसके बाद मुझे इसका ये जवाब मिला। सो आपके सर्वे का जवाब ही आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं तो सर्वे कर लो। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपका काम स्टैंड आउट कर रहा है। लैक ऑफ टाइम, देखो अगर टाइम नहीं है तो अपने आप को टाइम मैनेजमेंट सिखाओ। और याद रखो कि आपको डिटेल्स में बड़े बड़ी बातें नहीं करनी है। आपको अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, अपना पक्ष रखना है, रिसर्च पक्ष रखना है। कोई क्रिटिकल आपको इंसाइट है इस टॉपिक के बारे में तो वो उसका जवाब देना है, बस। टॉपिक एक्सप्लेन करो, अपना एक्सप्लेन करो, रिसर्च बताओ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या कोई चैलेंज रहा है अगर कोई, उस बारे में थोड़ी कोई क्रिटिकल बात है तो वो एक्सप्लेन करो। ओके, और सारी बातें टाइम के अंदर, ज्यादा आप नहीं खींचेंगे क्योंकि एग्जामिनर को बहुत सारे लोगों का वाइवा लेना है। आप सामने वाले के मूड को इम्पैक्ट कर सकते हैं अपने स्माइलिंग चेहरे के साथ। दांत दिखाते दिखाते जाना जरूरी नहीं है, लेकिन एक हल्की सी स्माइल लेकर तो आप जा ही सकते हैं। ओके, अपने स्माइलिंग चेहरे के साथ जाइए, अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ जाइए, समय पे उपस्थित हो जाना, आपका फाइल एकदम अच्छे से बना है, सुंदर दिख रहा है, हैंडराइटिंग अच्छी है, फाइल पे प्लास्टिक कवर चढ़ी हुई है, फाइल के अंदर अच्छे सुंदर पिक्चर्स लगे हुए हैं। ओके, सारी इंफॉर्मेशन को ढूंढ के निकालना आपके फाइल में बहुत आसान है। जब आप ये सारे काम करते हैं तो इससे आपका प्रोफेशनलिज्म नजर आता है। ओके, रियल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या से अगर आप जूझ सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं, तब ही आप सिकंदर है। ओके, जो सॉल्व करे वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो सॉल्व करे वो सिकंदर। बट आई एम नॉट रियली श्योर कि सिकंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ओके, मैं कहूंगी तो जो सॉल्व करे वही सुंदर। ओके, जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वही सबके लिए सुंदर व्यक्ति है, वही सबके लिए अच्छा व्यक्ति है। आप जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपकी अडेप्टेबिलिटी दिखाएगी। आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे अपने नॉलेज से, ये आपको दिखाना है अपने वाइवाज में, अपने प्रेजेंटेशंस में, कि आप रियल वर्ल्ड में अपने नॉलेज को कैसे अप्लाई करेंगे, आप इसको यूज करके दूसरों की जिंदगी कहते कैसे
कैसे बेहतर बनाएंगे। मैं मेरा मैं मुझे ये लेके मत पड़े रहना। अगर आप मैं मेरा मैं मुझे लेके पड़े रहेंगे, आप देखेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा एवरेज से थोड़ा बेटर देन एवरेज मार्क्स मिलेगा। लेकिन हर इंसान को देखो, जब भी उसको कोई ऐसा इंसान दिखता है जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है, वो इंसान इस सेवा करने वाले इंसान को पसंद करता ही है। ओके, हम में से हर कोई एक ऐसा नेता चाहता है जो सेल्फलेस है। हम में से हर कोई चाहता है, हम में से हर कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर को पसंद करता है जो फिलैंथ्रोपी करता है। सुधा मूर्ति सबको अच्छी लगती है, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि अच्छी अच्छी किताबें लिखती है, प्यारी प्यारी बातें करती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने सच में लोगों की जिंदगी को बदला है अपने फिलैंथ्रोपिक काम से। अजीम प्रेमजी सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फिलैंथ्रोपिक काम से लोगों के जीवन पे असर डाला है। उसी तरीके से आप देखेंगे रतन टाटा का कोई दुश्मन ही नहीं, उनके हर कोई उनको पसंद करता है, सबके बारे में सोचते हैं इसी वजह से। लेकिन विजय माल्या, उनके डूबने के सभी लोग सपने देख रहे थे, ये आदमी कब डूबने वाला है। ओके, ये कितना खर्च करता है, ये कितनी अय्याशी कर रहा है, घूम रहा है हीरोइंस के साथ और पार्टी कर रहा है, फिल्में बना रहा है, टीपू सुल्तान की तलवार खरीद रहा है। सो ये चीजें देखकर हमें पता लगता है ये तो बस मैं मेरा मैं मुझे। ओके, तो जब भी लोग ऐसे दिखाई देते हैं हम उन्हें एक लेवल तक ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन जब कोई इंसान दूसरों के लिए करता है हम उन्हें टॉप पे देखना चाहते हैं, टॉप पे। तो आपको भी अपने टीचर को, अपने आज के स्टूडेंट्स को ये बताना है कि मैं इस क्लास में तो सीखने आया हूँ और सबको, मैं चाहता हूँ सबका भला हो, सबको अच्छे मार्क्स मिले, सब आगे बढ़ पाए, सबका भला हो। ऐसा करने पे आप देखेंगे टीचर ही नहीं स्टूडेंट्स भी चाहेंगे कि आप आगे जाए। पब्लिक स्पीकिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, पीयर्स के साथ कोलैबोरेट होके काम करना आना चाहिए। ओके, एम एस राउत कहते हैं उनका दिसंबर में जॉब इंटरव्यू है, भाई यही बात है भाई। पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब जाएंगे आपका बॉडी लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, आप सीधे खड़े रहें, सीधे बैठे, सीधे चले और चलते वक्त थोड़ी सी तेजी बना के रखें। ओके, पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले, इंटरव्यू करने से पहले एंकरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें और अपनी एंजाइटी को कम कीजिए। हमने ईएफटी भी सीखी है अपने एंजाइटी को कम करने के लिए, तो आप ईएफटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने एंजाइटी को कम बना के रखने के लिए। धीरे धीरे सवालों के जवाब दे, जितना आपको पता है अपने आप को कहो कि मुझे, मैंने सीखा तो सब है, तो मुझे सब आंसर्स आएंगे और जो भी मैं आंसर दूंगा वही बेस्ट आंसर होगा। तो ये सोच के आराम से आगे बढ़ो और अपने आप को कहो कि देखो अगर मुझसे गलती भी हो गई तो मैं खुद को माफ कर दूंगा। कोई भी इंटरव्यू जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू नहीं होता, कोई भी वाइवा फाइनल वाइवा नहीं होता। और मौके आएंगे और अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये मौका नहीं तो कोई और मौका सही। ठीक है, दोस्तों के साथ जब आप ग्रुप वर्क में काम कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ने का मौका दो, सबका नाम लो, सबके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताओ। कई बार ऐसा होता है ग्रुप में सब काम कर रहे हैं, ओके, लेकिन कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, साइड में बैठे हैं, बस लास्ट में आके खड़े हो जाते हैं, बस लास्ट में आके एक्सप्लेन करने लगते हैं, अपनी अच्छी इंग्लिश झाड़ने लगते हैं और दिखाते हैं हमने ही सब किया है। ये बहुत गलत बात है। इससे आप जिंदगी में थोड़े आगे तो जरूर जाओगे लेकिन बहुत आगे नहीं जाओगे। तो आप जब अपने ग्रुप का काम प्रेजेंट कर रहे हो तो अपने टीचर को डिटेल में बताइए कि कैसे अलग अलग इंसान ने डिटेल में मेहनत की है इस प्रोजेक्ट में, अच्छा काम किया है, उनकी तारीफ करो। खुद के बारे में ही बताने में मत डालो, लेकिन हाँ खुद के बारे में भी बताओ कि आपने क्या सीखा। ओके, मैंने क्या किया वो बोलने से अच्छा है मैंने क्या सीखा। ओके, क्या करते वक्त मैंने क्या सीखा, ये आपको अपने कोलैबोरेशंस में और वाइवा के प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में बताना है। कभी कभी स्टूडेंट ने कितना सीखा है यही टीचर को जानना होता है कि पूरे साल में उसका प्रोग्रेस कितना हुआ है।
सो आपको उनको जवाब देने में ये बताना भी चाहिए कि सर जैसे इन सारे पार्टिकल्स और एलिमेंट्स के बारे में मुझे अच्छी तरीके से तो इस साल के शुरुआत में नहीं पता था, लेकिन आपके क्लास में पढ़ते पढ़ते आपके एक्सप्लेनेशन सुन के और दूसरे फ्रेंड्स ने भी मुझे मदद की, अब मैं जानता हूँ कि कौन से एलिमेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टीज है, और इनमें से इनर्ट गैसेस कौन है, पहले कौन से है, इसमें से मुझे पहले बहुत दिक्कत होती थी समझने में और उनकी प्रॉपर्टीज जानने में, लेकिन अब आई एम डूइंग बेटर, और अब मैं जानता हूँ कि कौन सा एलिमेंट किस तरीके के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेशन ज्यादा बनाता है। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो आप बताएंगे कि आपने कितना प्रोग्रेस किया हुआ है साल भर में, पहले आप कहाँ थे, अब आप कहाँ हैं। जब आप ये बताएंगे ना पहले मैं यहाँ था अब मैं यहाँ हूँ, तो टीचर को अपने आप फील होगा ये यहाँ से यहाँ की जर्नी आपने की है अपनी मेहनत से और टीचर के सपोर्ट से। टीचर को फील होगा यार वाह, मैंने जो किया उसकी वजह से एक स्टूडेंट का इतना भला हो गया। तो टीचर को बहुत खुशी होगी उस बात से, और वो आपको अच्छे नंबर देंगे। प्रोजेक्ट्स के लिए भी वेल डिफाइंड आउटकम्स बनाइए। वेल डिफाइंड आउटकम्स का मतलब है स्मार्ट गोल्स, कि स्पेसिफिकली मेरा प्रोजेक्ट दिखेगा कैसे, ओके कितना बड़ा होगा, कितना गहरा होगा, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होंगे, क्या वो 2D होगा, क्या वो 3D प्रोजेक्ट होगा, किस तरीके का मैं प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ, और वो उसके मेजरेबल्स भी आपको तय कर देने हैं कि कितना बड़ा होगा, कितने ज्यादा पेजेस का होगा, कितने सेक्शंस होंगे। ओके, तो स्मार्ट गोल बनाना है, क्या ये कर पाना मेरे लिए सच में संभव है, इस तरीके का जो मैं महान प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ, मैं 150 पेजेस का प्रोजेक्ट लिखने वाला हूँ मैं। अच्छा ठीक है, 150 पेजेस का लिख लेना, लेकिन क्या ये सच में आपके लिए करना संभव होगा। ओके, क्या ये सच में एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपके टीचर प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं। आपको तो दो तीन टॉपिक्स का कई बार ऑप्शन मिलता है, लेकिन टीचर किस चीज पे देखना चाहेंगे और क्या ये टाइम पीरियड के अंदर हो सकता है। तो अपने लिए एक वेल डिफाइंड आउटकम बनाइए प्रोजेक्ट बनाते टाइम। लोग कई बार प्रोजेक्ट को लास्ट तक के लिए डिले करते हैं, वो तो कर ही लेंगे, इसका उसका देख के, पुराना वाला देख के, पिछले साल का देख के कर ही लेंगे, और फिर वो प्रोजेक्ट लास्ट तक रह जाता है, फिर आप बस एक कॉपी करके कुछ एक प्रेजेंट कर देते हो या किसी को पैसे दे देते हैं। बहुत टाइम स्टूडेंट्स बोलते हैं ये ले पैसे ले, बना दे कुछ तो एक, और फिर मैं प्रेजेंट करता हूँ। देखिए ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस ही आपको जिंदगी में आगे जाके काम आती है, नौकरी में यही आपको काम आने वाला है। तो वेल डिफाइंड आउटकम्स बनाइए कि मेरा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कितना होगा, मेजरेबल कितना होगा, ओके अचीवेबल है कि नहीं, और रिलेटेबल है कि नहीं मेरे मेन गोल से, और क्या ये टाइम में कंप्लीट होगा कि नहीं। ओके, विजुअलाइज करो बार बार खुद को एक बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हुए देखना, एक बढ़िया वाइवा इंटरव्यू देते हुए देखना। विजुअलाइज करो कि आप स्माइल करते हुए सामने वाले को उनके समय और अटेंशन के लिए धन्यवाद देते हुए उठ रहे हैं। स्माइल करते करते आप उठ के चेयर को जगह पे लगाते हैं, वापस से दरवाजे की तरफ जाते हैं, उनको अच्छा दिन उनका बीते इसका ग्रीटिंग्स देके आप बाहर निकलते हैं और खुश महसूस कर रहे हैं। ये विजुअलाइज करो इस सीन को बार बार। जब आप इस सीन को बार बार विजुअलाइज करोगे तो इसकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, और वो न्यूरल कनेक्शंस ऑटोमेटिकली आपसे पढ़ाई कराएंगे। ओके, तो इसलिए ये विजुअल सीन बहुत जरूरी है। देखो अपने मन में कि आप जो काम करने जा रहे हो अपने बहुत अच्छे से किया हुआ है। अगला है एंकरिंग। हमने एंकरिंग किया है, आपको याद है कि एक जगह पे टैप करना है और अपना पास्ट सक्सेस याद करना है, फिर अपना फ्यूचर सक्सेस याद करना है। टैपिंग पास्ट सक्सेस फ्यूचर सक्सेस, टैपिंग पास्ट सक्सेस फ्यूचर सक्सेस, और इस चीज को मिक्स करके अपने आप को फील कराना है कि आप एकदम रिलैक्स्ड है और आप जीतने वाले हैं। okay?
मेटा मॉडलिंग में आप सामने वाले को ऐसे सवाल पूछ सकते हैं है जो आपको बेसिकली बात को एकदम स्पष्ट करने में काम आ सकते हैं। टीचर को अच्छे सवाल पूछने की कोशिश कीजिए जो आपको हेल्प करेंगे कंटेंट को अलग अलग लेवल पे समझने की, विजुअल लेवल, ऑडिटरी लेवल, काइनेस्थेटिक लेवल को पे समझने की मदद करेंगे। रैपो बनाए रखो सबके साथ। स्विश पैटर्न का भी आप यूज कर सकते हैं जहाँ पे जो भी एंजाइटी होती है उसको आप स्विश के इस्तेमाल से, स्विश में आपको याद है मैंने आपको विजुअलाइज कराया था, आप सिनेमा घर में बैठे हैं, पर्दे पे आपने वो सीन चलाया जो आपको डराता है और फिर उसके बाद उसको ब्लैक वाइट, छोटा बड़ा, टेक्नो नेगेटिव नॉर्मल, टेक्नो नेगेटिव नॉर्मल, उसको इमेज को बिगड़ाओ, फिर उस इमेज को छोटा करो और फिर गायब कर दो। फिर सिनेमा हॉल में आप एक ऐसा इमेज चलाओगे जो आपका वो फ्यूचर है जो आप देखना चाहते हैं, आपका सक्सेस जो चल रहा है, सक्सेस की फोटो, सक्सेस का वीडियो चलाओ और डिटेल्स में चलाओ, उसको महसूस करो और फिर उसको अपने अंदर उतारो। तो ये स्विच टेक्निक है। एंकरिंग कॉन्फिडेंस, देखो एंकरिंग आप सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छे से काम आएगा। अपने इंफॉर्मेशन को चंक अप करो। तो डिटेल में, जैसे मैंने कहा ना, एक डिटेल में बड़ा आंसर नहीं होना चाहिए, आप जो भी आंसर दे रहे हो वो स्टेप्स में होना चाहिए ताकि सामने वाला भी स्पेसिफिक डिटेल समझ पाए। ओके, आप तीन मेन एस्पेक्ट्स में बात कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट को थोड़े डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक दो वेरिएबल्स के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आपको ये लिखना है कि भारत को आजादी क्यों मिली। ओके, तो आपको लिखना है कि भारत को आजादी मिलने के पीछे मुझे लगता है तीन मेन मुद्दे हैं। एक है गांधी जी का सत्याग्रह और कांग्रेस पार्टी के जो निरंतर प्रयास थे वो। दूसरा है कि किस तरीके से ब्रिटेन अपना बहुत कुछ दूसरे विश्व युद्ध में हार चुका था और इतने बड़े साम्राज्य को चलाना ब्रिटेन के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था और इंडिया से जो भी चूसने लायक था उसे चूस के एकदम खाली कर दिया था, हमको बीमारू बना दिया था, हमारे पास से लेने जैसा कुछ था नहीं उनके पास। और तीसरा कारण ये है कि नेताजी का काम हो, भगत सिंह का काम हो, देश बहुत हद तक उग्र हो गया था, अब उनको सहने को रेडी नहीं था, देश के नेवी ने, आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया था। अब वो ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं थे, इसलिए उनके पास देश को छोड़ने के अलावा कोई रीजन नहीं था। तो अब ये जो आंसर है, ये मैंने तीन मेन पॉइंट्स बताए हैं। अब हर पॉइंट को थोड़े डिटेल्स में इलेबोरेट करना, गांधी जी और कांग्रेस के एफर्ट्स और फिर इस तरीके से सत्याग्रह में या सत्याग्रह के रास्ते पे, नॉन वायलेंस के रास्ते पे दूसरे जो वो लीडर्स रहे हैं उनका काम, इस एस्पेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। सो डिटेल्स में जाके आप अपने आंसर को चंकिंग करके बता सकते हैं। सेंसरी एक्विटी, अगर आपको लगे बात करते करते ही कि आपके टीचर बहुत विजुअल इंसान है तो आप विजुअल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। what I would like to be able to show you, what I want you to be able to see is, इस तरीके से विजुअल वर्ड्स। ओके, अगर वो ऑडिटरी आपको लगे तो आप ऑडिटरी वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, अपने लैंग्वेज को ऑन द वे, ऑन द गो चेंज करने की कोशिश कीजिए। ओके, आप कई बार सब मोडालिटीज में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं उसको लेके एक छोटी सी ऑडियो फाइल भी आप अटैच करके दे सकते हैं कि मैडम ये पूरा प्रेजेंटेशन ऑडियो में भी अवेलेबल है इस लिंक पे या इस फाइल पे। ओके, साथ ही साथ ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको मैं हार्ड कॉपी में दे रहा हूँ और ये पूरा प्रेजेंटेशन मैं आपको डिजिटल में भी दे रहा हूँ जहाँ पे आप इसको देख सकती है, विजुअलाइज कर सकती है, देख
इस तरीके से वीडियो फॉर्मेट में भी मैं दे रहा हूँ। आपको बस ये वीडियो क्लिक करना है, आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिख जाएगा। तो जितने ज्यादा सब मोडालिटीज में पॉसिबल हो अपने प्रेजेंटेशन को देने की कोशिश करो। टाइम लिमिट को स्टिक थ्रू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि याद रखिए आपके एग्जामिनर के पास टाइम ही कम है, उनको बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट करना है। और अगर आप टाइम को स्टिक टू नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जामिनर को चिढ़ा देंगे और फिर उनका मन नहीं करेगा कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे। तो टाइम को स्टिक थ्रू कीजिए। और अपने आप को ये मत कहो यार नहीं होगा या डिफिकल्ट है, सब लोग तो बोलते हैं टीचर बहुत खड़ूस है, सबने बोला है ये एक्सटर्नल बहुत खड़ूस है। वो सारे लिमिटिंग बिलीफ्स में जाना ही नहीं है, क्योंकि आप ये दिखाना ही नहीं चाहते कि आप बेस्ट स्टूडेंट हो, या आपने पढ़ा ही नहीं है, आप डरे हुए स्टूडेंट हो। आपको बस यही दिखाना है कि आप एक खोजी स्टूडेंट हो, सीकर हो, सीखने के लिए रेडी हो। ओके, खोज के लिए रेडी हो, एक लर्नर हो, सीखने की आपकी इच्छा है। फीडबैक लेते रहना और इम्प्रोवाइज करते रहना जरूरी है। आउटकम फ्रेमिंग एनएलपी के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को हमेशा याद दिलाना कि भाई मुझे एग्जैक्टली आउटकम क्या चाहिए इस प्रेजेंटेशन से, इस वाइवा से, इस प्रोजेक्ट से। मुझे एंड रिजल्ट क्या चाहिए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, नाराज नहीं हो जाए, गुस्सा नहीं हो जाए, कम मार्क्स नहीं दे दे, डिफिकल्ट क्वेश्चन ना पूछ ले, वो सब नहीं सोचना है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए टीचर मुझसे कहे यू हैव डन एन इम्प्रेसिव वर्क, थैंक यू, कीप इट अप। या टीचर मुझसे कहे वेरी वेल आंसर्ड, आई विल लाइक टू टॉक टू यू अगेन सून। इस तरीके से टीचर मुझसे कहे कि मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। जब ये चीज आप अपने आप को कहते हैं तो सब कुछ एकदम मस्त जाता है। इसी के साथ हम हमारे सेकेंड लास्ट लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या आप कंसंट्रेशन पे अपना आखिरी क्लास कल करना चाहते हैं संडे को? तो फिर ये ना टोटली कंप्लीट हो जाएगा और वी कैन कंप्लीटली एंड द सेशन ऑन संडे। ओके, क्या संडे को 10 बजे आप रेडी होंगे? ओके, तो 10 ओके लिख दो मेरे लिए चैट बॉक्स में। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो सवाल लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चन। आपके सवाल का जवाब देने में मुझे खुशी होगी। अगर आप कल 10 o'clock सुबह 10 बजे मिलने को रेडी हैं तो आई कैन कंप्लीट दिस। आई नो कि थोड़ा डिले हो गया, थोड़े अनसर्टनिटीज आ गई बीच बीच में, कभी दिवाली आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी टेक्निकल चैलेंजेस। ओके, मैं देखूंगी, देखिए मैक्सिमम लोग जो कहते हैं मैं उसी चीज को फॉलो करने की कोशिश करूंगी। क्या अगर लोग अगले हफ्ते तक रुकना चाहते हैं देन आई डोंट माइंड, अगले हफ्ते तक रुकना, थर्सडे तक ही तो रुकना है। सो दैट वुड बी ओके। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसे कल भी कंप्लीट कर सकती हूँ। तो जल्दी जल्दी मुझे लिख के बताइए, और अगर आपका कोई सवाल है उसे भी लिख दीजिए। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक। ओके, तो फिर कोई भी जवाब नहीं बन रहा है। यहाँ पे 50-50 मुझे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। तो हम इसको अगले थर्सडे को ही करेंगे। अगला थर्सडे आपका आखिरी सेशन होगा कंसंट्रेशन के ऊपर, और आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करती हूँ। अब आपसे थर्सडे को मिलूंगी इंशाल्लाह, मतलब ईश्वर चाहे तो, ईश्वर की मर्जी हुई तो आपको थर्सडे को मिलेंगे। सब कुछ बढ़िया जाए, और आप पढ़ते रहिए। अपने डाउट्स अगर आपको कोई है तो उनको शेयर कीजिए इन टेलीग्राम ग्रुप में, एंड आई वुड बी हैप्पी टू शेयर। शिव कुमार कह रहे हैं क्वेश्चन डिलीट हो रहा है ऑटोमेटिकली। कौन सा क्वेश्चन डिलीट हो रहा है शिव कुमार जी? आप मुझे टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पे जवाब दे दूंगी। अगर किसी कारण से क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, आप कृपया टेलीग्राम पे लिख दीजिए। ओके, आपके मूल